पे टर्मिनेटर रीजन में पहुंच गया और यहाँ पे आरएनए बंद होना मतलब बंद हो गया। अब याद करो प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे रो फैक्टर लगता था बंद करने के लिए, है ना, एक फैक्टर जो हमेशा रोता रहता है क्योंकि उसको हम कुछ हेल्प तो कराते नहीं, बस उससे ट्रांसक्रिप्शन बंद कराते हैं, है ना, पिछली क्लास में पढ़ा था ना, तो रोता रहता है मुझे तो टर्मिनेट करने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे कोई रो फैक्टर नहीं आएगा, बिना रो फैक्टर के अपना बंद होगी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। कैसे अपने को नहीं जानना, कोई मतलब नहीं अपने वैसे प्रोसीजर से जो कि ना एम्स में आएगा ना नीट में आएगा, कोई मतलब नहीं है। सो अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया, फर्क क्या सिखाया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। अपने पास अपना शेयर है यहाँ के, यूकैरियोट्स तो पता ही है तुम्हें डोमिनेंट है, अपने पास 3 प्रकार के पॉलीमरेजेस होते हैं, प्रोकैरियोट्स के पास सिर्फ एक प्रकार का पॉलीमरेज होता है, ठीक है, घटिया, वो उसके पास एनर्जी नहीं है, इतना मटेरियल नहीं है 3 प्रकार का बनाने का, ठीक है, आपका बढ़िया। दूसरी बात, अपने को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आपका कोई वो नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर कि पहले मेरे पास सिग्मा फैक्टर आओ ना, अब मेरे पास रो फैक्टर आओ ना, आप रोते नहीं है, आप बिना सिग्मा फैक्टर बिना रो फैक्टर के आराम से मस्त अपना ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, समझ रहे हो। सो इतनी बात क्लियर होगी। अब ये क्या बनाने आया था, आरएनए पॉलीमरेज बनता तो आरएनए बनाने आया होगा, तो अब ये बाहर निकल जाएगा, दिस आरएनए विल कम आउट अल्टीमेटली, दिस आरएनए विल अल्टीमेटली लीव दिस डीएनए। पॉलीमरेज 3 आता यहाँ पे जाता टीआरएनए बना लेता, अगर एमआरएनए बनाना होता तो आरएनए पॉलीमरेज 2 आता यहाँ से एमआरएनए बना लेता, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ बहुत लोचा है, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये वाली बात समझ में आ गई है, कैन आई रिमूव दिस नाउ, सब क्लियर है यहाँ पे बातें बेटा, जल्दी बोलो। आज अपने को बहुत सारी बातें पढ़ना है। आई रेड समथिंग कॉल्ड टाटा बॉक्स, तुमने सही पढ़ा, शनमुखा देखो टाटा बॉक्स के बारे में पूछिए, शनमुखा में आंसर दे रही हूं। देयर इज अ स्पेशल सीक्वेंस इन द प्रमोटर बॉक्स, शनमुखा प्रमोटर बॉक्स में स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस होता है टी ए टी ए ऐसा सीक्वेंस होता है टी ए करके, ठीक है। तो प्रमोटर बॉक्स के अंदर एक स्पेशल जगह होती है प्रमोटर बॉक्स के अंदर जिसको टाटा बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। टाटा बॉक्स क्या है, देखो प्रमोटर रीजन तो बहुत बड़ा रीजन है, स्पेसिफिक जगह है टाटा बॉक्स जहां से एक्चुअली में यहां से आरएनए पॉलीमरेज एंटर करेगा, आरएनए पॉलीमरेज डन डन गुड, पॉलीमरेज 2 आया है और यहां मैं ज्यादा होंगे, हम डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते ट्रांसलेशन के लिए, प्रोटीन नहीं बनाएंगे इससे, इसका पहले कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तू इतना बदसूरत है रे कि तू बिना मॉडिफिकेशन के ट्रांसलेशन करने लायक नहीं है, तो इसको जरा सुंदर बनाओ तब ये एमआरएनए कराने लायक होगा। तो ये जो रॉ कॉपी बनती है ना जिससे कोई ट्रांसलेशन नहीं होने वाली, इसको बोलते हैं एचएनआरएनए, एचएनआरएनए। और अब एचएनआरएनए में मॉडिफिकेशन होगा तब जाके एमआरएनए बनेगा, ठीक है। अब एचएनआरएनए में क्या मॉडिफिकेशन होगा मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। अभी सारी चीजें कहां पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है, देखो न्यूक्लियस के अंदर होती है क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास तो न्यूक्लियस नाम की चीज नहीं होती, ठीक है, तो उनकी तो बातें छोड़ दो, हमारे अंदर तो ये न्यूक्लियस के अंदर होगा ना, ठीक है। अब ट्रांसलेशन के लिए इसको साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है क्योंकि ट्रांसलेशन यूकैरियोट में ट्रांसलेशन अलग जगह होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट्स में कोई चक्कर नहीं है, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म स्लाइड साइटोप्लाज्म अलग है ही नहीं, तो वहां पे ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। तो बाहर निकलने से पहले साइटोप्लाज्म में आने से पहले ही ये मॉडिफाई हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर ही, न्यूक्लियस के अंदर ही ये एमआरएनए बन जाएगा और फिर एमआरएनए बाहर जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक बदसूरत लड़की है, एचएनआरएनए इज अ वेरी अगली गर्ल, पहले इसका न्यूक्लियस के अंदर ही मेकअप हो जाएगा, it will become beautiful and then it will go out of the house, house means nucleus. So now let us see the modification in the hnRNA. आओ देखिए, this is the ugly hnRNA who is ashamed of himself, very ashamed. Okay, now आज की क्लास में बेटा टाइम अपने पास रह गया है कम, ध्यान से सुना, आधी क्लास खत्म हो चुकी है। आज की क्लास में मुझे तुमको मोनोसिस्टोनिक जीन का कॉन्सेप्ट भी समझाना है, ये मॉडिफिकेशंस ऑफ एचएनआरएनए भी समझानी है, ठीक है, और एक और चीज समझानी है मैंने तुम्हें, ठीक है। तो ये सब कवर करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। दिस इज एचएनआरएनए, 3 modifications are done to convert it into mRNA. First modification is called capping, second modification is called tailing, and third modification is called splicing. 3 modifications के नाम है। एचएनआरएनए को एक लगा लो लड़की, ठीक है, लड़की तो फिर ज्यादा फनी हो जाएगा, लड़की की टेल लगाएंगे तो इट विल बी वेरी फनी। लेट अस थिंक ऑफ इट एज अ स्नेक, ठीक है। स्नेक की हमने 5 डैश एंड पे, देखो 5 डैश एंड 3 डैश एंड, 5 डैश एंड पे हमने इसको एक कैप लगानी है, 3 डैश एंड पे हमने इसके टेल लगानी है, इसको कैपिंग करेंगे 5 डैश एंड पे, 3 डैश पे टेलिंग करेंगे और फिर इसके सेंट्रल पार्ट्स में इसके टुकड़े टुकड़े करके कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब ये कैपिंग क्या है, ध्यान से सुनो, कैपिंग किस चीज से होती है, ध्यान से सुनो। तुमने ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम सुना है? अच्छा ग्वानोसिन का नाम सुना है, ग्वानोसिन क्या होता है, गंदी बंदी, एक शुगर ले लो, अरे 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 राइबो शुगर लेना चाहती हूँ, क्या करती हूँ ये, एक शुगर ले लो, उसके साथ में गुआनिन लगा दो, ये बनाना सिखाया था, इट्स अ न्यूक्लियोसाइड, इट इज कॉल्ड ग्वानोसिन। अब इसके यहाँ पे फॉस्फेट लगाओ, अब मैं बोलूंगी ग्वानोसिन फॉस्फेट, अब इसके ऊपर एक और फॉस्फेट लगाओ, ग्वानोसिन बाइफॉस्फेट, अब एक और फॉस्फेट लगाओ, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बन गया मेरा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। यही न्यूक्लियोटाइड्स हम यूज करते हैं आरएनए बनाने के लिए, है ना, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही वाले न्यूक्लियोटाइड्स यूज करते हैं नाउ। अब ग्वानोसिन को पकड़ो और यहाँ पे इसके एक ना इसके मिथाइल ग्रुप लगाओ, अब ये कैप बन गई, कैप का स्ट्रक्चर ये है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इट इज अटैच्ड टू द 5 डैश एंड, सो ये जो कैप है ये क्या है, लिख दो यहाँ पे, इट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगी है। ये होती किस लिए, बेसिकली एचएनआर ये जो आरएनए है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कैप नहीं होगा तो टूट जाएगा आरएनए, जिंदा नहीं बचेगा साइटोप्लाज्म में जाके, ठीक है। अब ये टेलिंग किस चीज की होती है, 3 डैश एंड पे। तुमने एडिनाइलिक एसिड का नाम सुना है? एडिनाइलिक एसिड क्या है, एडिनोसिन फॉस्फेट को एडिनाइलिक एसिड कहते हैं। एक शुगर लो, इस पे एडिनिन लगा दो, एडिनोसिन बन गया, फॉस्फेट लगा दो, एडिनोसिन फॉस्फेट भी कह सकते हैं, इसको एडिनोसिन फॉस्फेट भी कह सकते हैं, या पूरे को एडिनाइलिक एसिड भी कह सकते हैं। एडिनाइलिक एसिड को एडिनाइलेट भी कहते हैं, जैसे मेलोनिक एसिड को मेलोनेट कह देते हैं, सक्सिनिक एसिड को सक्सिनेट कह देते हैं, वैसे इसको एडिनाइलेट भी कह देते हैं। इन एडिनाइलेट्स को, अरे कहाँ गया, इन एडिनाइलेट्स को यहाँ लगा दो, और कितने एडिनाइलेट लगाओगे, एडिनाइलेट एक नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितने एडिनाइलेट लगाओगे, 200 से 300 एडिनाइलेट लगाओगे यहाँ पे। दूसरा स्टेप पूरा हो गया, कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, अब स्लाइसिंग बचेगी।
स्प्लाइसिंग का मतलब समझने के लिए रेडी हो बच्चों? तन्नू कुमारी लेट हो गई। मैम न्यूक्लियस क्या होता है? एसके टेक्निकल पॉइंट, बेटा तुम बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो, मुझे लगता है तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तभी तुम पूछ रहे हो कि न्यूक्लियस क्या होता है। ओके हाँ, आज स्पेशल क्लास नहीं है बच्चों, अकेडमी पे कोई स्पेशल क्लास नहीं है आज। नहीं सिद्धांत गंगवाल आज स्पेशल क्लासेस नहीं है, कल से फिर से ऑर्गेनाइज कर दूंगी तुम लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस। जिन बच्चों क्लासेस आप लोगों के लिए रखती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको स्पेशल क्लासेस कहते हैं, तो वो जनरली शाम को 5:30 बजे होती है। ठीक है, आप ऐप डाउनलोड करो स्लाइसिंग पे। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। ये पूरा का पूरा एचएनआरएनए जो है सेंटर में, ये प्रोटीन नहीं बनाता। ठीक है, ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन बनाना, सारा का सारा ट्रांसलेट नहीं होता। देयर आर रीजन्स इन इट व्हिच फॉर्म प्रोटीन एंड देयर आर रीजन्स इन इट व्हिच डू नॉट फॉर्म प्रोटीन। सपोज दीस पर्पल रीजन्स आर द वंस व्हिच फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, दीस पर्पल रीजन्स वो हैं जो कि जिनकी ट्रांसलेशन होनी है, जिनकी ट्रांसलेशन होनी है। ठीक है, वो पर्पल रीजन है। और ये बीच बीच में ब्लू रीजन है जिनकी ट्रांसलेशन नहीं होनी। ठीक है, इनकी ट्रांसलेशन होनी, लाओ इनको किसी और कलर में बना दे ताकि थोड़ा अच्छे से दिख जाए। ये जो ऑरेंज वाले हैं बीच बीच में, इनकी ट्रांसलेशन नहीं होनी। तो ये तो गलत है यार, अगर इसकी ट्रांसलेशन होगी तो ये बीच में पंगा डालेगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी ये बीच में तंग करेगा, तो इनको हटाने की जरूरत है ऑरेंज वाले पार्ट्स को। इनको हटाने का प्रोसेस ही स्लाइसिंग कहलाता है। स्लाइस करने का मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग होता है काटना, चाकू से काट देना किसी चीज को। तो यहाँ से हमने इसको काट देना, स्लाइस कर देना, इसको स्लाइसिंग कहते हैं। जो पार्ट जिनसे ट्रांसलेशन होती है, ठीक है, उनका नाम होता है एक्सॉन। एक्सॉन, तो ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, समझ रहे हो? और जिनसे स्लाइसिंग नहीं होती इनको कहते हैं इंट्रॉन। तो ये इंट्रॉन हो गया, ये इंट्रॉन हो गया, समझ गए? अब देखो अजीब सा ना लगता है सुनने में, ऐसा लगता है कि एक्सॉन तो एक्स मतलब एक्स होता है बाहर निकल जाना है ना, तो मैं लगता है कि एक्सॉन बाहर निकालना है ना। इंट्रॉन, इन मतलब अंदर रहेगा, मतलब इंट्रॉन अंदर रहेंगे, एक्सॉन बाहर निकल जाएंगे, सुन के लगता है, लेकिन उल्टा है। एक्सॉन अंदर रहते हैं और इंट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब देखते हैं इसकी स्लाइसिंग कैसे होगी। याद करो, एक प्रकार का आरएनए मैंने बताया था तुम्हें, कहाँ गया कहाँ गया? एसएनआरएनए। आज हमें एसएनआरएनए की जरूरत है स्लाइसिंग करने के लिए। एसएनआरएनए का फुल फॉर्म होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। अब देखो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या करते हैं? स्लाइसिंग के लिए तैयार हो बच्चों? आओ। होता कुछ यूं है, मान लो ये एक्सॉन है, ऑफ कोर्स कैप और टेल यहीं पे, कैप और टेल से कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब बस स्लाइसिंग देखनी है हमें कैसे होती है। ये एक्सॉन्स हैं, ये हमें जोड़ के रखने हैं, जो हमें निकालना है वो ये। तो होता कुछ ऐसे है कि ये जो इंट्रॉन है ना, ये ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, और जो वो एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, नाम ही उनका स्मॉल है, स्मॉल पीसेस ऑफ आरएनए, वो इनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वो यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं इनसे। देखो ये रहा एसएनआरएनए, ये इनसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्रीली बाइंड कर जाता है ऐसे। समझ में आया? ये जो ब्लू वाला, ये जो ब्लैक वाला क्या है? दिस इज एसएनआरएनए। ये इसी दिन के लिए जिंदा है, ये यही करना चाहता है। ये तो कहता है भाई इंट्रॉन लाओ, मैं तो निकालने के लिए मचल रहा हूँ रे, मचल रहा है ये निकालने के लिए इंट्रॉन को। कैसे निकालेगा? एसएनआरएनए डाला यहाँ से, डबल स्ट्रैंडेड हो गया ये वाला पार्ट। अब इस पूरे पोर्शन को देखो, दिस कंप्लीट पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में क्या क्या है? एक तो इंट्रॉन है इसमें, ये ऑरेंज वाला इंट्रॉन है, एक ब्लैक वाला एसएनआरएनए और कुछ प्रोटीन्स भी आगे जाते हैं। देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स आल्सो, बट ये प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट नहीं, इनका कुछ भी नाम नहीं करना, कुछ नहीं करना। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को स्प्लाइसियोसोम कहते हैं बच्चों। दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम। तो मतलब ये भी स्प्लाइसियोसोम है, ये भी स्प्लाइसियोसोम है। नाउ अब विद द हेल्प ऑफ, देखो तुम्हें पता है आरएनए की एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ये वाली बताया तुम्हें। वैसे तो ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ आरएनए भी एंजाइम की तरह करते हैं। तो एक्चुअली नाउ दिस एसएनआरएनए विल एक्ट एज एन एंजाइम। ये जो एसएनआरएनए बाइंड हुआ है ना, इट विल एक्ट एज एन एंजाइम एंड इट विल कट these introns from here. Okay, these introns with the help of SNRNA, you understand, with the help of SNRNA these introns will be cut from here like this, like this, you understanding, like this, like this. जब ये इंट्रॉन कट हो गए इसको कहते हैं स्लाइसिंग. सो दिस व्हाट यू आर विटनेसिंग इज स्लाइसिंग. कट हो गए. अब ये क्या एक्सॉन ऐसे थोड़े पड़ रहेंगे बीच में, एक्सॉन तो जॉइन होंगे ना. सो अल्टीमेटली फाइनली दीस एक्सॉन्स विल बी जॉइंड. ठीक है, एंड फाइनली आवर इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड. सो एक्सॉन्स जॉइन होकर कुछ ऐसा दिखेंगे. देखो अल्टीमेटली इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा. फाइनली सारे एक्सॉन्स जुड़ गए आपस में. एक बार इसको वो कर लो, कॉपी कर लो कि मैं ये एसएनआरएनए हटाने वाली हूं. आई मीन इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार. डन. अब देखो अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिलेगा. यू विल गेट एक्सॉन्स का एक कंटीन्यूअस लेयर जिसके आगे यहाँ पे कैप लगी हुई है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगी हुई है और यहाँ पे टेल लगा हुआ है. नाउ इट इज वेरी हैंडसम. लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज. इट हैज अ कैप, इट हैज अ टेल, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड. नाउ दिस प्रोसेस्ड आरएनए इज एमआरएनए. नाउ इट इज एमआरएनए. So after all this drama, capping, tailing, splicing, you get mRNA. Do you understand? अशहित क्या हो गया बेटू. फंक्शन स्प्लाइसियोसोम में ही इतनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी. देखो जब मैं इस बारे में पढ़ती हूं तो कहीं पे भी लाइगेज का वर्णन नहीं है. ठीक है, हमेशा ऐसा होता है कि स्प्लाइसियोसोम में ही इतनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है कि वो इंट्रॉन्स को कट कर देते हैं और एक्सॉन्स को जॉइन कर देते हैं. ठीक है, सो लाइगेज का कहीं मेंशन नहीं होता. हाउ मच पार्ट ऑफ आरएनए कोड फॉर अमीनो एसिड. तन्नू कुमारी. ओके देखो जितना आरएनए एचएनआरएनए बनता है ना, लेस देन हाफ ऑफ इट कोड्स फॉर प्रोटीन. मतलब एक मान लो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए बना तो 1500 से भी कम न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए. ठीक है, तो आधा आरएनए काट दिया जाता है, इंट्रॉन्स के रूप में रिमूव कर दिया जाता है. वेरी गुड अलीना मिल्क हो अलीना मलिक. अंडरस्टूड. लेकिन एचएनआरएनए के साथ दिक्कत हो गई. ये एक्सॉन था, ये एक्सॉन था और ये एक्सॉन था, है ना. अभी यही बात हुई थी. दीज आर एक्सॉन्स. एक्चुअली एक्सॉन और इंट्रॉन टर्म सिर्फ एचएनआरएनए के लिए यूज नहीं की जाती, ये उस डीएनए के लिए यूज किया जाता है जिससे ये एचएनआरएनए बना है. तो मतलब डीएनए का इतना पार्ट यूजफुल है. ये वाला पार्ट यूजफुल है क्योंकि उससे ये पार्ट बनना है और उससे प्रोटीन बनेगा, है ना. फिर ये वाला पार्ट यूजफुल है डीएनए का.
फिर ये वाला पार्ट यूजफुल है डीएनए का। तो डीएनए के जो पार्ट्स यूजफुल है उनको भी एक्सॉन कहा जाता है, और जो डीएनए के नॉन यूजफुल मतलब खत्म मतलब जिनसे इंट्रॉन बन रहा है ये इनको भी इंट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल का फीचर है, ये सिर्फ आरएनए का फीचर नहीं है, जेनेटिक मटेरियल का फीचर है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, क्योंकि डीएनए से तो आरएनए बना है ना, समझ रहे हो। सो आरएनए का जो पार्ट यूजफुल है उसको एक्सॉन करेंगे, और डीएनए का जो पार्ट जिससे वो एक्सॉन बना है उसको भी एक्सॉन करेंगे। आरएनए का वो पार्ट जो यूजफुल नहीं है एचएनआरएनए का उसको इंट्रॉन करेंगे, और डीएनए का वो पार्ट जिससे वो बना है इंट्रॉन उसको भी इंट्रॉन करेंगे। इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। चलो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं आज का लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, माय ब्यूटीफुल एमआरएनए सारी पे इन साइटोप्लाज्म। ओके, ऑफ कोर्स इट हैज इट्स कैप, बिना कैप के निकलता है साइटोप्लाज्म में, इट हैज इट्स टेल, बिना टेल के निकलता। नाउ इट इज इन साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ इट इज इन साइटोप्लाज्म। अब इसके ऊपर कौन अटैच करेगा इसे प्रोटीन बनाने के लिए, तुम लोगों को पता है, यू नो हु विल अटैच, राइबोसोम। ये वाली कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को ट्रांसलेशन में डिटेल बताऊंगी कैसे कैसे क्या होता है। जैसे ब्यूटीफुल एक प्रोटीन बन गया, यहाँ पे ये प्रोटीन बन गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अच्छा पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझना, ये वाला प्रोटीन बन गया। ठीक है, नाउ प्रोकैरियोट्स में याद करो क्या होता है, एक एमआरएनए कई प्रोटीन के पीसेस बनाता है। कल की क्लास याद है, एक एमआरएनए से प्रोकैरियोट्स में कई सारे प्रोटीन के पीसेस बनते थे, याद है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोट्स में एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बना है ना, दिस इज ओनली सिंगल प्रोटीन, दिस इज अ सिंगल प्रोटीन फॉर्म। देखो एक्सॉन भले ही अलग अलग थे, लेकिन जब एक्सॉन जुड़ गए, मान लो ये एक एक्सॉन था, समझ रहे हो, मान लो ये एक एक्सॉन था, ये दूसरा एक्सॉन था, ये तीसरा एक्सॉन था, चौथा एक्सॉन था, एक्सॉन भले अलग अलग थे लेकिन अलग अलग एक्सॉन से अलग प्रोटीन नहीं बनता है। यूकैरियोट्स में ये सारा एक ही यूनिट बनेगा और इससे सिमिलर एक ही प्रोटीन बनेगा, समझ में आया। दैट मींस इससे जो डीएनए था, जो जीन था, ये जीन है, दिस इज द जीन। ठीक है, डीएनए मतलब कि एक जीन से एक ही प्रोटीन बन रहा है। कल मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया था, है ना, याद करो। जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए, जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच फॉर्म्स वन कंप्लीट आरएनए, वन कंप्लीट आरएनए इज फॉर्म्ड, एक कंप्लीट एमआरएनए बना दिया इतने पार्ट में, तो ये कंप्लीट जीन है। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच फॉर्म्स अ कंप्लीट आरएनए। गुड, नाउ सिस्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ जीन व्हिच फॉर्म्स वन कंप्लीट प्रोटीन। ये डेफिनेशन लिखवाई थी कल सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ जीन, सिस्ट्रॉन जीन का पार्ट है व्हिच फॉर्म्स वन कंप्लीट प्रोटीन। सिस्ट्रॉन जीन का वो पार्ट है जो एक कंप्लीट प्रोटीन बनाए। अब देखो जीन का कौन सा पोर्शन है जिसने कंप्लीट प्रोटीन बना दिया, एक ही प्रोटीन बन रहा है। दैट मींस जीन का पूरा पोर्शन एक सिस्ट्रॉन है, बिकॉज वन जीन हियर इज फॉर्मिंग ओनली वन प्रोटीन। दैट मींस दिस कंप्लीट जीन इज अ सिस्ट्रॉन, या दिस जीन कंटेन्स वन सिस्ट्रॉन, दिस जीन इट कंटेन्स ओनली वन सिस्ट्रॉन। व्हाई? सिस्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ जीन दैट फॉर्म्स अ प्रोटीन। सो इस पूरे जीन ने क्योंकि एक ही प्रोटीन बनाया तो मतलब एक ही सिस्ट्रॉन है इसमें। दैट्स व्हाई यूकैरियोटिक जीन्स आर मोनोसिस्ट्रॉनिक, यूकैरियोटिक जीन्स आर मोनोसिस्ट्रॉनिक। दैट मींस यूकैरियोटिक जीन्स फॉर्म ओनली वन प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन था, याद है। हाय बच्चों, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। आशित तुमने आज क्लास लेट लगाई है बेटा, हाउ इज टीआरएनए और आरएनए फॉर्म ये शुरू में किया है क्लास के, एक बार क्लास दोबारा से देखना, ठीक है आशित। मैम हाउ आरएनए से एक ये प्रोटीन बन जाता, सेकंड ये प्रोटीन बन जाता, थर्ड ये प्रोटीन बन जाता। तो प्रोकैरियोट्स में एक ही जीन से, वही जो तुम लोग को आता है कॉन्सेप्ट, वही दोबारा से बता रही हूँ, प्रोकैरियोट्स में एक ही जीन से कई प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जीन के इतने पार्ट में ये वाला प्रोटीन बनाया, जीन के इतने पार्ट में ये वाला प्रोटीन बनाया, और जीन के इतने पार्ट में ये वाला प्रोटीन बनाया। एंड ये पार्ट क्या है? सिस्ट्रॉन, बिकॉज सिस्ट्रॉन इज द पार्ट ऑफ जीन व्हिच फॉर्म्स वन कंप्लीट प्रोटीन। दैट मींस प्रोकैरियोटिक जीन इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, वेयरएज कहां गया? यूकैरियोटिक जीन इज मोनोसिस्ट्रॉनिक। चलो भाई लोग, क्लास खत्म कर रही हूं आज की। चलो जी, न्यू टीआरएनए, टीआरएनए का काम क्या होता है? ये एमआरएनए को पढ़ता है, अच्छा ये वाला अमीनो एसिड चाहिए, अच्छा फिर ये जाके वो वाला अमीनो एसिड ले आता है और फिर ये जाके यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, तो अब हमें एक बार टीआरएनए का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे टीआरएनए को यूज कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे टीआरएनए का रोल है, अब देखो टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करके एमआरएनए के पास लेके जाता है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए डीएनए से ट्रांसक्राइब होता है, कोई डीएनए है, कोई जीन है ऑफ कोर्स, वहां से एक आरएनए बनेगा, मान लो ये आरएनए बना, दिस आरएनए हैज बीन फॉर्म्ड इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है एंड दिस इज द टीआरएनए, दिस इज द टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब टीआरएनए क्या होता है? अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाता है। टीआरएनए के कुछ बेस पेयर्स होते हैं जो अपने ही बेस पेयर से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मान लो ये रीजन, मान लो ये रीजन अपने ही रीजन से कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये फोल्ड हो जाता है अपने ऊपर। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है फोल्ड होने के बाद। देखो ये स्ट्रक्चर याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो फोल्ड होने के बाद ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब देखो ये एक ही चेन है आरएनए की, ये एक ही चेन है आरएनए की, लेकिन ये इस चेन अपने ही ऊपर ना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये पेयर हो गया, ये यहाँ से पेयर हो गया, इनसे पेयर हो गया, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से पेयर हो गया, समझ रहे हो? ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से पेयर हो गया, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से पेयर हो गया, तो अपने ऊपर पेयर हो गया। ये इसका 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर मैं इसकी 5' और 3' को पढ़ के ऐसे खोलूं तो एक सीधा आरएनए का मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये अपने आप ही फोल्ड हो जाता है, ऐसे इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। इस तरीके से लूप बनते हैं। देखो यहाँ पे एक लूप बनता है, यहाँ पे दूसरा लूप। ये लूप क्यों खुला हुआ है? ये क्यों ऐसे बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वाले अनपेयर्ड बेसिस है, ये ऐसे बेसिस है जो पेयर नहीं हुए, तभी ऐसे खुले हुए हैं बेचारे। अगर ये भी पेयर हो जाते फिर तो ये पूरा ऐसे बनता ना, ऐसे बनता नहीं। ठीक है, पर ये अनपेयर्ड है इसलिए खुले हुए हैं, ये वाले अनपेयर्ड है इसलिए खुले हुए हैं, ये वाले अनपेयर्ड है इसलिए खुले हुए हैं। तो मतलब टीआरएनए की कुछ जगह पेयर्ड है, कुछ जगह अनपेयर्ड है, इसलिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में ऐसा दिखता है बेटा, मैं पेपर पे दिखा रही हूं इसलिए ऐसा दिख रहा है, अगर मैं 3D में देखूंगी तो ऐसा नहीं है ये। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल शेप है, इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। दिस इज द 2D शेप, इट इज कॉल्ड क्लोवर लीफ मॉडल।
क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। एक्चुअली में जो इसका 3D शेप है, जब ये एक्चुअली काम करने पे आता है 3D में, अगर हम इसको निकाल के देखेंगे सेल में से, तो ये और ज्यादा फोल्ड हो गया होता है, अपने ऊपर फोल्ड होकर इसने कुछ एल शेप बना ली होती है। तो इसका जो 3D शेप है वो एल शेप का होता है, लेकिन 3D शेप में हम समझ नहीं पाएंगे कहां पे क्या हो रहा है, तो 3D शेप में हम यूज नहीं करेंगे, हम इसी तरीके से यूज करेंगे इसको क्लोवर लीफ मॉडल में, ठीक है। अब इसका फंक्शन बताती हूँ तुम लोगों को क्या है, पहले बताओ मुझे इतनी बात समझ में आई है? हाँ जी, इतनी बात समझ में आई बेटू? मैं बताती हूँ शर्ले एस, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ मैं, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे मिलेगा। शर्ले एस, प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आई है? वॉइस बहुत लो है अनुज रत्तेवाल, मैं तो काफी लाउडली बोल रही हूँ बेटा, तुम्हारी साइड से लो तो नहीं है? म्यूटेशन कराऊंगी जितेंद्र रोजा, अलग से स्पेशल क्लास बना के बता दूंगी। थैंक यू अलीना मलिक। हाँ जी बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है? आगे चलूं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्यारे बच्चे, मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आता है जो मैं समझाती हूँ, ये सबसे खुशी की बात है, ठीक है। अब देखो टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए के इस नीचे वाले लूप पे ना, ये जो ये वाले ना, इनको मान लो मैं ऐसे लिख लूँ, अगर ऐसे लिख लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 3 बेसिस को मैं बाहर की साइड लिख लेती हूँ, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबसे नीचे वाले लूप में। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये मिथायोनिन को देखो, हर टीआरएनए एक पर्टिकुलर कोड को रिकॉग्नाइज करता है, हर टीआरएनए एक पर्टिकुलर कोड को रिकॉग्नाइज करता है। मान लो ये टीआरएनए मिथायोनिन के कोड को रिकॉग्नाइज करता है, देखते हैं मिथायोनिन का कोड क्या है। मिथायोनिन का कोड है AUG, क्योंकि मिथायोनिन तुमको पता है स्टार्ट कोड होने तो सबसे पहले मिथायोनिन से ही शुरू होगा, है ना। तो मिथायोनिन का AUG कोड है, तो इसको एक पर्टिकुलर टीआरएनए ही रीड कर सकता है, ये नहीं कि जितना टीआरएनए सब रीड कर देगा, ऐसा नहीं है। वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड व्हिच हैज, मान लो ये नीचे वाले कोड, इसकी बात करें, लूप की बात करें, सबसे नीचे लूप की बात कर रही हूँ, इसके पास यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड होना चाहिए, AUG का कॉम्प्लीमेंट्री कोड होना चाहिए। AUG का कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या है? A और G का C, UAC जिसके पास यहाँ पे कोड है नीचे वाले लूप पे, वो ही सिर्फ इसको पहचान पाएगा। ओनली दैट अमीनो, दैट टीआरएनए विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस कोडन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द एंटीकोडन, ठीक है। देखो 5' से 3', ये तुम इधर से पढ़ रहे हो ना, इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो ना, 5 to 3 में AUG जो है वो यहाँ पे, हालांकि इधर देखो, हालांकि जो तुम यहाँ से यहाँ रीड करोगे वो 5 to 3 नहीं, वो 3 to 5 है, क्योंकि देखो इसका 3' है यहाँ पे, 5' है यहाँ पे, तो दिस इज एक्चुअली 3 to 5, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 to 5 पढ़ेंगे। तो AUG का कॉम्प्लीमेंट्री कोडन यहाँ पे होना चाहिए, A के लिए U, U के लिए A और G के लिए C, UAC, दिस UAC इज कॉल्ड द एंटीकोडन, दिस UAC हियर इज कॉल्ड द एंटीकोडन, ठीक है। जिसके पास UAC होगा वही मिथायोनिन को पकड़ने लायक है, ठीक है। तो इस टीआरएनए को अधिकार मिल गया कि अब मैं साइटोप्लाज्म से मिथायोनिन पकड़ के वहां पे लेके जा सकता हूं, क्योंकि देखो मेरे पास मिथायोनिन का एंटीकोडन है, एंटीकोडन लूप पे, दिस कोडन इज, दिस लूप इज कॉल्ड एंटीकोडन लूप, ठीक है, और ये एंटीकोडन है, ठीक है। अब इसको अधिकार मिल गया मिथायोनिन को पकड़ने का, भैया मेरे पास एंटीकोडन है मिथायोनिन का, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब ये सर्च में गया कि यार कहां है मिथायोनिन, भैया मिथायोनिन लेके भी तो जाना है ना वहां पे, तो मिथायोनिन वहां पे पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, मान लो, चलो आगे बनाती हूँ, ये गया हमारा, ठीक है, वो वाला मिथायोनिन वाला, ये रहा मिथायोनिन, ये रहा मिथायोनिन। अब मिथायोनिन को इसको पकड़ना है, कैच करना है, तब जाके वहां लेके जा पाएगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए मिथायोनिन चाहिए, ठीक है। अब मिथायोनिन इतना आसान नहीं है बेटा इसको पकड़ के चल 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 इसको बालों से खींच के ले जाएगा, नहीं, इसको पहले ब्राइब देनी पड़ेगी, कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब मिथायोनिन आपके साथ चलेगा। पैसा क्या होता है सेल में? ATP होता है, सो सम ATP हैज टू बी स्पेंट टू पुट दिस मिथायोनिन ओवर दिस, यहाँ पे 3' पे टच होता है, 3' पे लग जाता है यहाँ पे जाके, इसको यहाँ पे बिठाने के लिए कुछ ATP खर्च करो, थोड़ा पैसा खर्च करो, ठीक है, और एक स्पेशल एंजाइम दो। देखो एक स्पेशल एंजाइम होता है, अब देखो किसी भी टीआरएनए के साथ कोई भी अमीनो एसिड ना जुड़ जाए, एक स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड जुड़ना चाहिए। अब मैं मिथायोनिन का एंटीकोडन लेके घूम रहा हूं तो मेरे साथ मिथायोनिन जुड़नी चाहिए, यदि मैं सेरीन का एंटीकोडन लेके घूम रहा था तो मेरे साथ सेरीन जुड़नी चाहिए, यदि मैं एलेनिन का एंटीकोडन लेके घूम रहा था तो मेरे साथ एलेनिन जुड़ना चाहिए। तो एक एंजाइम होता है जो ये मेक श्योर करता है कि बेटा तुम्हारे पास जिस चीज का एंटीकोडन है ना, तुम्हारे पास वही जुड़ना चाहिए, ठीक है। उस एंजाइम को बोलते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, देयर इज अ स्पेशल एंजाइम, मान लो ये एक एंजाइम है एंड इसके पास ऐसे करके एक स्पेस है ये ऐड करने के लिए, एंड देयर इज अनदर स्पेस ऐसे करके, दिस एंजाइम इज कॉल्ड अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्यों? क्योंकि ये सिंथेसिस कर रहा है, किसकी सिंथेसिस करेगा? अमीनो एसाइल टीआरएनए की। अमीनो एसाइल टीआरएनए क्या होता है? जिस टीआरएनए के ऊपर कोई अमीनो एसिड बैठा होता है उसको अमीनो एसाइल टीआरएनए बोल देते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड लेके बैठा है ना, तो अमीनो एसिड वाला टीआरएनए इज अमीनो एसाइल टीआरएनए। अब देखो मान लो ये वो वाला अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है जो कि मिथायोनिन के एंटीकोडन वाला टीआरएनए को एक्सेप्ट करता है, तो ये टीआरएनए यहां पे जाके बैठ जाएगा, दिस टीआरएनए विल बी एबल टू सिट हियर एंड दिस मिथायोनिन विल बी एबल टू सिट हियर, ठीक है। और अब ये जो एंजाइम है ये इन दोनों के बीच में ऐसे करके एक बॉन्ड बना देगा लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस टीआरएनए विल गेट द मिथायोनिन ऑन इट्स हेड। आ गया, लो जी यहाँ पे आ गया, 3' पे ही बैठ गया आके, लाइक दिस मिथायोनिन कम्स ऑन टॉप ऑफ द टीआरएनए विद द यूज ऑफ ATP। ऑफ कोर्स यहाँ पे ATP भी यूज होगा, बिना ATP के काम नहीं चलेगा। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए। इतनी बात समझ में आई है बच्चों? दिस इज कॉल्ड अमीनो एसाइल। अब इसके सिर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा आ गया, VIP को सिर पे बैठा लिया इसने, इसको चार्ज डीएनए वो कहते हैं, चार्ज टीआरएनए, चार्ज हो गया ये ऐसे, यस मेरे पास आ गया अमीनो एसिड, इट इज आल्सो कॉल्ड चार्ज्ड टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए या अमीनो एसाइल टीआरएनए, एक ही बात है। मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई है? हेलो ब्रिंजल फ्रेंड, भाई लोग बोलो, ये वाली बात समझ में आई है? हाँ जी बच्चों, जितेंद्र ओझा, एक मिनट तुम्हारा क्वेश्चन देख लूंगी बेटा, एक बार रुक जाओ। जितेंद्र ओझा इतना समझ में आया है? बोलो बेटा, और बच्चे बोलो इतना समझ में आया? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए समझ में आया है? प्रेम प्रकाश, गीतू गीतू, अजत, वेरी गुड वेरी गुड, अब्दुल मलिक, वेरी गुड वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे करके ना देखो सारे अमीनो, जो सारे टीआरएनए है ना, जितने टीआरएनए हैं वो अपने अपने सिर पे अपना अपना अमीनो एसिड लेके घूमते रहते हैं, चार्ज हो जाते हैं। अब जिसकी जरूरत वहां पे पड़ती है वो टीआरएनए अपने सिर पे से मटकी सी लेके वहां पे आके बैठ जाता है, जैसे अब देखो क्या होता है, आगे देखो, देखो अब
मिथायोनिन को लेके ये वाला टीआरएनए आ गया। मैं टीआरएनए को बहुत ज्यादा स्टाइल में नहीं बना रही हूं, ठीक है, आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल। नाउ दिस इज द टीआरएनए, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स। और ये इसके साथ यहाँ पे पेयर कर दिया, एयूजी के साथ यू ए सी, एंटी कोडोन हैज जस्ट पेयर्ड विद कोडोन नाउ, है ना, और इसके ऊपर यहाँ पे मिथायोनिन बैठा है, ठीक है। आई होप ये तुम लोगों को विजिबल है, वैसे थोड़ा सा ज्यादा डार्क है बट ऐसा ही होता है। देखो ट्रांसलेशन शुरू करने के लिए तुमने क्या किया है, पहले स्मॉलर सब यूनिट आया था, कहाँ गया भैया, ये रहा, पहले स्मॉलर सब यूनिट आया है, उसके बाद टीआरएनए आया है। कौन सा वाला टीआरएनए आया है, चार्ज टीआरएनए आया है, मतलब इसके ऊपर मिथायोनिन लगा हुआ है। उसके बाद इसके एंटीकोडोन ने कोडोन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया। सेकंड स्टेप ये है इनिशिएशन का। अब थर्ड स्टेप आएगा, आरएनए का बड़े वाला पीस जो है इसके ऊपर आके इस तरीके से लग जाएगा, फिर इनिशिएशन खत्म हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगा ये, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ गया बड़े वाले का, बड़ा वाला जो लार्जर सब यूनिट है उसका एक बार स्ट्रक्चर अपने को देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यदि स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो ट्रांसलेशन पूरी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये सब हटा रही हूं मैं, देखो लार्जर सब यूनिट के अंदर ना, लार्जर सब यूनिट के अंदर ना देयर आर 3 साइड्स, ऐसे करके ऐसे साइड्स है, समझ रहे हो, एंट्री साइड्स इस तरीके से। देयर इज वन साइड हियर, देन देयर इज वन वेरी लॉन्ग साइड हियर लाइक दिस, ओके, एंड देन देयर इज वन मोर साइड हियर से दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसे दरवाजे की तरह। लार्जर सब यूनिट में 3 दरवाजे होते हैं, ठीक है। इस दरवाजे को बोलते हैं ई, इस दरवाजे को बोलते हैं पी, और इस दरवाजे को बोलते हैं ए। ई पी ए, ई साइड, पी साइड, ए साइड, ठीक है। इतना याद रखो, ईपा से याद रखो, ईपा, ठीक है, ईपा। अब इसको देखो क्या होगा, ये इस तरीके से इधर। अब इसके ऊपर लार्जर सब यूनिट लग जाएगा, मान लो दिस लार्जर सब यूनिट अटैचेस हियर लाइक दिस, लार्जर सब यूनिट हैज अटैच्ड। तो यहाँ पे जो बीच वाली साइड थी ना पी पे, उसमें ये ऐसे घुस जाएगा ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए था, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा और बड़ा बनेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ए साइड रहेगी, यहाँ पे ए साइड रहेगी, ये पी साइड के अंदर जो हमारा माइनस एसिड था वो घुस गया, और यहाँ पे ई साइड रहेगी, यहाँ पे ई साइड रहेगी, यहाँ पे ए साइड आ गई, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से ये ऐसे कवर की तरह ऊपर से लग गया। ये स्मॉल है, ये इतना छोटा नहीं होता, स्मॉल सब यूनिट कुछ ज्यादा छोटा बन गया, बिग सब यूनिट कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, इतना भी नहीं होता, बट ऐसा कुछ होता है। अब इनिशिएशन कंप्लीट हो गई है। क्या कराया मैंने तुम्हें, अभी तक कुछ भी नहीं कराया, मैंने तुम्हें सिखाया अभी तक। एक एमआरएनए लो, अब उससे प्रोटीन बनाना शुरू कर दो। तो शुरू करने के लिए क्या करोगे तुम, पहले सब यूनिट लगेगा छोटे वाला, स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो जाएगा, फिर एक टीआरएनए अटैच हो जाएगा जो कि चार्ज है, जिसके ऊपर मिथायोनिन लगा हुआ है, ठीक है। चार्जिंग बता दी मैंने तुम्हें कैसे चार्जिंग होती है, फिर उसके ऊपर लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का लग गया, बस अभी तक ये सिखाया, कुछ किया नहीं, ठीक है। अब देखो प्रोटीन कैसे बनता है। जो ए साइट है बच्चों, ए साइट है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट कोडोन है। अब इस नेक्स्ट कोडोन से बाइंड करने के लिए एक स्पेशल अमीनो, वो टीआरएनए आएगा अपना अमीनो एसिड लेके। मान लो ये वाला कोडोन किसके लिए, सेरीन के लिए, सेकंड वाला कोडोन सेरीन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी चार्ज टीआरएनए आएगा, अ चार्ज टीआरएनए विल कम हियर, ओके, और इसका एंटीकोडोन यहाँ पे इसके कोडोन से बाइंड कर जाएगा सेरीन के लिए, और इसके सिर पे क्या रखा होगा, सेरीन। तो ए साइट पे एक नया टीआरएनए आके लग जाएगा, जिसका यहाँ पे कोडोन होगा, सेरीन का कोडोन था, तो सेरीन से चार्ज एक टीआरएनए यहाँ पे आके लग गया। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो राइबोसोम का फायदा क्या है, राइबोसोम का सिर्फ यही फायदा थोड़ा है कि बीच बीच में गेट्स हैं, 3 गेट्स हैं राइबोसोम के पास, एक ई गेट है, पी गेट है, ए गेट है, ये रास्ते हैं, गेट्स हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा फायदा की गेट है, इसका मेन फायदा क्या है, इट हैज एंजाइमेटिक एक्टिविटी, राइबोसोम्स हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, राइबोसोम जादू करेगा, जादू अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी से इस वाले अमीनो एसिड और इस वाले अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बना देगा। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखो बच्चों इतने पास पास हैं ये, और यहाँ पे राइबोसोम है, तो राइबोसोम इज एन एंजाइम, तो यहाँ पे ये एक पेप्टाइड बॉन्ड इस तरीके से बना देगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ से जो इसकी एसोसिएशन है, यहाँ से जो इसकी एसोसिएशन है वो हट जाएगी बच्चों इस तरीके से। मतलब इस वाले टीआरएनए, इस वाले टीआरएनए, ब्लैक वाले टीआरएनए के पास 2 अमीनो एसिड्स हो गए, है कि नहीं, 2 अमीनो एसिड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। इतनी बात समझ में आई। देखो मैंने तुम्हें बताया था आरएनए में बड़े सारे प्रकार के आरएनए होते हैं, 28 एसआरएनए, यूकेरियोट्स की बात करूं 18 एसआरएनए, एंड देन 5.8 एसआरएनए। तो जो 28 एसआरएनए होता है ना, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, 28 एसआरएनए सबसे बड़ा आरएनए बना ना यूकेरियोट्स में, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, और वो यहाँ से एक नया पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। नाउ दिस अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू दिस अमीनो एसिड एंड दिस टीआरएनए इज यूजलेस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? थैंक यू नीलनिधि। हाँ जी सतवीर पूछिए बेटा, डाउट पूछिए। यहाँ पे ये ब्लैक वाला टीआरएनए था और इसके ऊपर 2 अमीनो एसिड लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये देखो आ रहा ना, तो अब ये जंप मारा है, पहला कोडोन चेन यहाँ से टूट के इसके साथ अटैच हो जाएगी। आई डोंट थिंक आई एम एबल टू मेक यू वेरी क्लियर, लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल डायग्राम। नाउ इट्स नाइस, अब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, पहले आए ना आए, अब तो आ ही जाएगा। इधर जंप लग गया, अब तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। एक और अमीनो एसिड आएगा, वन मोर अमीनो एसिड विल कम हियर, जो कि एलेनिन का एंटीकोडोन होगा जिसके पास, और ये एलेनिन के एंटीकोडोन के साथ इस तरीके से बाइंड कर जाएगा, और इसके सिर पे एलेनिन रखा होगा, ठीक है। अब क्या होगा तुम लोगों को पता है, यहाँ से ये चेन टूट जाएगी, यहाँ से ये चेन टूट जाएगी, और ये चेन अब इसके सिर पे आके लग जाएगी। ये जो 2 अमीनो एसिड की चेन थी ना, अब ये इसके सिर पे आके लग जाएगी बेटा, ठीक है। सो इसका टीआरएनए यहाँ पे है, और यहाँ पे इसके अमीनो एसिड यहाँ पहुंच गए, देन इट विल जंप अगेन। डू यू अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं हम लोग? प्लीज टेल मी। एक स्टॉप कोडोन लगा दिया, मान लो हमने यहाँ पे इस तरीके से ये जंप करता हुआ इधर आ रहा है, जंप करता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अमीनो एसिड आके नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक टीआरएनए आके नहीं लगेगा, आई एम सॉरी। यहाँ पे एक टीआरएनए है जिसके पास ऐसे चेन बनी हुई है अमीनो एसिड्स की, यहाँ पे कोई टीआरएनए आके नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडोन है, स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता बच्चों, यहाँ पे आके एक प्रोटीन लग जाता है, विच इज नॉट टीआरएनए, इट इज सम रैंडम प्रोटीन which helps in breakdown of this chain from here. Ultimately ये चेन यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये जो प्रोटीन है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आया हो कि ट्रांसलेशन कैसे होती है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे जरा नीचे कमेंट्स में लिखना, एंड आई बी या तो मैं तुम्हारे लिए एक और क्लास बना दूंगी, छोटी सी स्पेशल क्लास। UAA ये चीज़ है। अब देखो ये वाला इसके ऊपर बना रही हूँ, ग्रीन वाला है ना, ये वाला तो बाहर निकल चुका है, तो ये वाला तो बनेगा नहीं। पर्पल वाला बना रही हूँ, देखो पर्पल वाला इसके ऊपर था, GUG के ऊपर था पर्पल वाला, और पर्पल वाले के सिर पे क्या था, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, पर्पल वाले के सिर पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है ऐसे, है ना। और ऐसे अब राइबोसोम का है, देखो तो
राइबोसोम अभी यहाँ पे, अब एक और जंप मार गया राइबोसोम, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे एक और जंप मार गया। अब देखो ट्रांसलोकेट कर गया। अब क्या हुआ देखो, ये जो ग्रीन वाला था जो पी साइड पे था, अब वो ई साइड पे पहुंच गया है, इधर खिसक गया। जो पर्पल वाला ए साइड पे था, अब ये पी साइड पे पहुंच गया और ए साइड फिर से खाली हो गई है। ए साइड इज एम्प्टी नाउ, है ना। अब ए साइड पे यू वाला लेके आएगा। यू वाला कौन है, फिनाइलएलानिन वाला। समझ में आ गया ना, अब तो समझ में आ गया बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को। यहाँ पे एक और टीआरएनए आ गया, यू किसका कोड है, फिनाइलएलानिन का, तो ये अपने साथ फिनाइलएलानिन लेके आया। फिर राइबोसोम क्या करेगा दोबारा से, अब तो समझ में आ गया, ये वाला तोड़ के बॉन्ड तोड़ के ये तीनों इसके ऊपर लगा देगा, ऐसे 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 करके राइबोसोम जंप मारते जाएंगे जब तक कि वो यूएए पे नहीं पहुंच जाता। जब यूएए पे पहुंचेगा तब दिक्कत है। यूएए इज द स्टॉप कोडन। अच्छा पहले मुझे बताओ, राइबोसोम की जंपिंग समझ में आई है? डू यू अंडरस्टैंड द जंपिंग ऑफ द राइबोसोम? वेट हाँ जी, अब आ गया अलीना मलिक, अब तो आना ही था। यूटीआर का बेनिफिट मुझे एक्जैक्टली नहीं पता सिद्धि वर्णेकर की यूटीआर का फायदा क्या होता है, ठीक है, बोलिए बच्चों। रितिका शर्मा, चलो आई विल कंसीडर इट, यस द सेम प्रोसेस विल रिपीट अगेन एंड अगेन। अब दुनिया में जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है, दिख रहा है तुम लोगों को, साफ साफ दिख रहा है। अब मान लो ये स्टॉप कोडन पे पहुंच गया, स्टॉप कोडन बना लेते हैं, तो क्या होगा देखो, स्टॉप कोडन यहाँ पे आ गया, यू ए इज द स्टॉप कोडन। यहाँ पे तुम लोग समझ रहे हो क्या सिचुएशन है, देयर इज अ टीआरएनए विद अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, वेरी लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स लाइक दिस, ठीक है। नाउ यूएए पे आने के बाद क्या होगा, स्टॉप कोडन पे, स्टॉप कोडन के लिए कोई टीआरएनए तो होता नहीं, तो यूएए वेट करता रहता है। सब यार सबके लिए टीआरएनए आ रहे हैं, है ना, सब अपना अपना सामान लाके आके उसको दे रहे हैं, तो यूएए को कितना बुरा लगता होगा ना यार कि मेरे लिए कोई टीआरएनए नहीं बना है। तो इसके पास टीआरएनए नहीं आता, बट समथिंग एल्स कम्स, समथिंग वेरी प्रीटी कम्स, समथिंग एल्स कम्स एंड बाइंड टू यूएए, दिस इज कॉल्ड रिलीज फैक्टर। क्योंकि अब इस प्रोटीन चेन को रिलीज होना है ना, अब ये बंद हो गई, अब इसको छूटना है, यहाँ से रिलीज होना है, सो दिस रिलीज फैक्टर विल बाइंड, ठीक है, रिलीज फैक्टर विल बाइंड। रिलीज फैक्टर क्या करता है बेसिकली, एक पानी ऐड कर देता है इस चेन पे, पानी मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता है। सो एज सून एज रिलीज फैक्टर एड्स अ वाटर मॉलिक्यूल, दिस चेन, इसके मजे हो जाते हैं, दिस चेन गेट्स ब्रोकन डाउन फ्रॉम हियर, दिस चेन गेट्स ब्रोकन डाउन फ्रॉम द लास्ट टीआरएनए, ओके, एंड नाउ दिस प्रोटीनेशियस चेन इज फ्री टू लिव इट्स लाइफ। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये फ्री है अभी, पॉलीपेप्टाइड चेन फ्री हो चुकी है अभी, ठीक है। और रिलीज फैक्टर दो काम करता है, एक तो प्रोटीन चेन को रिलीज कर देता है, एक ये दोनों राइबोसोम के सब यूनिट को भी खोल देता है और एमआरएनए को आजाद कर देता है, एमआरएनए को भी रिलीज कर देता है। सो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट खुल जाती है, एमआरएनए अपने रास्ते, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट अपने रास्ते और प्रोटीन अपने रास्ते। ऑफ कोर्स प्रोटीन अभी फंक्शनल नहीं है, देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। जिन बच्चों को बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा आता है तो पता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो दिस इज जस्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ दिस प्रोटीन्स विल बी प्रॉपर्ली फोल्डेड, प्रॉपर्ली फोल्ड होने के बाद इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगा, फिर टर्शियरी भी आ सकता है, अगर प्रोटीन अगर एंजाइम वगैरह बनेंगे देन दे विल बी फंक्शनल, ओके। सो दिस आ सकता है, ये एनवायरनमेंट से खाना खाएगा, है ना। अब एनवायरनमेंट में इसका फेवरेट खाना होता है ग्लूकोज, तो मान लो यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को इंजेस्ट करेगा और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी बना लेगा और खुश रहेगा, मजे करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे ग्लूकोज खत्म हो गया, सपोज ये ग्लूकोज हो गया खत्म, और अब यहाँ पे आ गया लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है प्यारे बच्चों, हमको पता है, लैक्टोज इज ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जुड़ जाता है गैलेक्टोज के एक मॉलिक्यूल से, सो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज लैक्टोज, ठीक है। तो अब लैक्टोज आ गया, अब लैक्टोज भी बैक्टीरिया का खाना है, इकोलाई का खाना है, लेकिन लैक्टोज को अंदर खींचने के लिए, अपनी सेल बॉडी में खींचने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अभी इसके एंजाइम्स एक्टिवेटेड नहीं है। देखो बैक्टीरिया एनर्जी वेस्ट नहीं करता, लैक्टोज को अंदर लाने के लिए बॉडी में, मान लो मैं इकोलाई हूं, अपनी बॉडी में लैक्टोज को अंदर घुसाने के लिए और फिर उसको तोड़ने के लिए आई नीड सर्टेन एंजाइम्स, लेकिन ये एंजाइम्स मैं हमेशा प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि मैं इकोलाई हूं और मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। तो अब जब लैक्टोज एनवायरमेंट में आया है और अब लैक्टोज से एनर्जी बनानी पड़ेगी, अब जाके ये अपने कुछ जीन्स एक्टिवेट करेगा जिससे कि लैक्टोज को इजीली डाइजेस्ट कर सकेगा। तो मतलब यहाँ पे जीन ऑफ एक्सप्रेशन का कांसेप्ट आ गया, पहले इसका जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा था लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला, लेकिन जब लैक्टोज एनवायरमेंट में आया, इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत है, अब ये जीन एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जीन एक्टिवेट कैसे होता है लैक्टोज की प्रेजेंस में, जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, ये आज तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आओ एक बड़ा सा इक्वलाई बना लेते हैं, बार बार इस कॉन्सेप्ट पे दोबारा बनाएंगे, पहले एक बार बड़ा सा इक्वलाई बना लेते हैं हम लोग। ओके, दिस इज अ इक्वलाई, आई वांट टू कलर इट बट इट इज टू बिग एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इक्वलाई के पास अपना एक सर्कुलर डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, उसके पास हमारे जैसे नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं होते, बता चुके हो, प्रोकैरियोट्स हैव सर्कुलर क्रोमोसोम्स, दे डोंट हैव स्ट्रेट क्रोमोसोम्स। सो अब मैं सर्कुलर नहीं बना सकती, मुझे नहीं बनाना है, तो मैं थोड़ा सा उसका पार्ट बना लेती हूं। सो दिस इज द डीएनए ऑफ द इक्वलाई, लेट मी मेक इट, दिस इज द सर्कुलर डीएनए ऑफ द इक्वलाई, ओके। अब डीएनए है तो जीन्स भी होंगे, तो यहां से यहां तक एक जीन है, ठीक है, देयर इज वन जीन हियर फ्रॉम हियर टू हियर। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो बैक्टीरिया के जीन होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, याद है, बैक्टीरिया हैज पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स। इसका मतलब क्या है, इसका जीन देखो, जीन का मतलब क्या है, डीएनए, इसका जीन एक आरएनए बनाएगा, ऑफ कोर्स बनाएगा, ये लो आरएनए बना दिया मैंने, सपोज दिस इज द आरएनए इट इज मेकिंग, मान लो ये वाला, ये ऊपर वाला टेम्पलेट है, देखो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों से तो बनेगा नहीं, एक डीएनए के स्ट्रैंड से बनेगा, ये आरएनए बन गया, ठीक है। सपोज दिस इज द आरएनए, इस आरएनए को नीचे ले आऊं मैं, ये जो आरएनए बनाया है उसी को नीचे लेके आया, ठीक है। सो दिस आरएनए इज फॉर्म्ड हियर लाइक दिस इज एमआरएनए, right? Now this mRNA will help to make proteins. Of course mRNA helps to make protein, but this mRNA will not just make one protein, it will make 3 proteins. अब देखो एक mRNA एक जीन से बनता है, लेकिन जिस mRNA से मल्टीपल प्रोटीन्स बनेंगे वैसे जीन को पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहते हैं, मैंने बताया था ना। अगर इस mRNA से एक ही प्रोटीन बनता तो इसको मैं मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन कहती, जो कि यूकेरियोट्स में होता है, पर इस mRNA से 3 प्रोटीन बन रहा है इसलिए ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है, ठीक है। तो इस जीन के मैं पार्ट बना लेती हूं, देखो दिस इज वन पार्ट ऑफ द जीन, ओके। तो इससे मान लो इतना mRNA बना है, ये वाला mRNA उससे बना है, ठीक है। देन दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जीन, रेड नहीं कोई और कलर बनाना चाहिए था, से चलो अब तो रेडी सही है। This is the next part of the gene, so this is the next part of the mRNA जो इससे बना है, ठीक है। Then this is the say third part of the gene जिससे कि ये वाला पार्ट बना है, ठीक है। तो इस जीन के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम Z, इसको कहते हैं Y, इसको कहते हैं A,
ZYA, ठीक है। तो मतलब Z पोर्शन से ये वाला पोर्शन बना है, Y पोर्शन से ये वाला पोर्शन बना है, A पोर्शन से ये वाला पोर्शन बना है। ऑफ कोर्स इससे आगे फिर ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगा, है ना। मान लो इसकी ट्रांसलेशन होगी इन तीनों की, तो यहाँ पे 3 प्रकार के प्रोटीन बन गए। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है। एक प्रोटीन ये बन गया, एक प्रोटीन ये बन गया, एक प्रोटीन ये बन गया। अब ये क्या हो रहा है पहले सुन लो, फिर तुम्हें समझ में आएगा इसका लैक्टोज से क्या लेना देना है, ठीक है। ये 3 प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के नाम भी जान लो, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, इसको बोलते हैं परमीएज डाइलेस, ठीक है। ये 3 होते हैं। अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, ये तीनों ही प्रोटीन्स चाहिए होते हैं लैक्टोज की डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर इन्वायरमेंट में ये ग्लूकोज है और लैक्टोज नहीं है तो इन प्रोटीन्स की कोई जरूरत नहीं है हमको, है ना। तो अगर इन्वायरमेंट में ग्लूकोज है, लॉट ऑफ ग्लूकोज इज देयर, I don't need these proteins. Why would I need these proteins? I need these proteins only to digest lactose. Okay, so these genes, these parts of this gene, they should shut up, है ना। अब इसको मैं शट अप कैसे करूं अगर मेरे पास लैक्टोज नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए ना ये जीन, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो मैं क्या करती हूं, देखो तुम्हें पता है हर जीन के आगे एक प्रमोटर रीजन होता है। देयर इज अ प्रमोटर रीजन लाइक दिस, देखो यहाँ पे प्रमोटर रीजन का, देखा ये वाली चीज, आई होप इट्स विजिबल टू यू, यस। सो दिस इज द प्रमोटर रीजन। अब तुम लोगों को पता है कि जब तक इससे आरएनए नहीं बनेगा तब तक उससे प्रोटीन नहीं बनेगा, और आरएनए बनाने के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए होता है, आरएनए पॉलीमरेज। किसी भी डीएनए से आरएनए बनाने के लिए मुझे आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। ये रहा मेरा आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज माय ब्यूटीफुल आरएनए पॉलीमरेज। अब दिस आरएनए पॉलीमरेज तुम लोगों को पता है प्रमोटर पे जुड़ता है, प्रमोटर पे जुड़ने के बाद ही वो यहाँ पे जाके आरएनए बना सकता है। मतलब इसकी एंट्री हमेशा प्रमोटर से होती है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं लगाई है देखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्लास पढ़ी हुई है यूट्यूब पे, यू कैन वॉच। इट गोज अप हियर एंड इट सेज कि ओके मैं बना लेता हूं आगे एमआरएनए, पर वो नहीं बना पा रहा क्योंकि बैक्टीरिया को पता है कि इस वक्त इस एमआरएनए की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट में सिर्फ ग्लूकोज है, लैक्टोज नहीं है। तो क्या करता है बैक्टीरिया, क्या करता है बैक्टीरिया के पास यहाँ पे एक रीजन होता है, देयर इज अ सेपरेट रीजन हियर, ओके, दिस रीजन बिटवीन प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। इसको स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे, इसको प्रोमोटर कहेंगे। ये जो येलो कलर का रीजन है इसको कहते हैं ऑपरेटर। कहाँ लिखूं बच्चों, यहाँ लिख देती हूँ, दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, ठीक है। देन प्रोमोटर के इस साइड पे भी एक जगह होती है, देखो देयर इज वन मोर जीन हियर, ओके, दिस इज कॉल्ड आई जीन, आई जीन। और देखो जीन है तो उसका प्रमोटर भी होगा, तो आई जीन का प्रमोटर ये रहा, ये आई जीन का प्रमोटर लिख देती हूँ। सब समझ में आएगा बच्चों, जिनको लग रहा है कि मैम नहीं समझ में आ रहा है रुक जाओ, सबको समझ में आएगा, डोंट वरी, आपको सबको समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगी, चिंता मत करो। देखो अभी देखो क्या होता है जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देखो ये एंजाइम्स क्या हेल्प करते हैं लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में, मैं तुम्हें बता देती हूँ। परमीएज लैक्टोज के लिए हल्का सा इसकी जो बाउंड्री है, सेल की बाउंड्री, उसको परमिएबल कर देता है, सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल कर देता है ताकि लैक्टोज अंदर आ सके। वैसे तो लैक्टोज को एंटर भी नहीं करने देता, सो देखो परमिएबिलिटी से परमीएज आता है, उसकी वजह से लैक्टोज अंदर आ पाता है, ठीक है। देन बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के बाद ही उसमें से एनर्जी निकाली जा सकती है। ट्रांसएसिटाइलेज का भी तो फंक्शन नहीं पता चला है, तो मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि किसी को नहीं पता है। सो बेसिकली लैक्टोज को अंदर लाने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम्स हैं, ठीक है। अभी लैक्टोज है नहीं तो क्या होता है, ये आई जीन जो है ना इधर, ये एक्सप्रेस होता है। ये एक्सप्रेस कैसे होगा, एक आरएनए पॉलीमरेज आएगा, देखो एक्सप्रेस होने के बाद इससे आरएनए बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा प्रमोटर पे लगेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज से ही उसका एमआरएनए बन सकता है। आई जीन का एमआरएनए बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लो एमआरएनए बन गया आई जीन का, और इस एमआरएनए से एक बहुत ही गंदा 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 सा प्रोटीन बनेगा। देयर इज अ प्रोटीन हियर लाइक दिस, आई जीन से एक प्रोटीन बनेगा। आई जीन का एक्चुअली फुल फॉर्म है इनहिबिटर जीन, ठीक है। अब उससे क्या होगा, ये गंदा सा गुस्सेल प्रोटीन बनेगा, इसको बोलते हैं रिप्रेसर या इनहिबिटर। लिख दो इसका नाम, शक्ल से लग रहा है रिप्रेसर है, रिप्रेसर या इनहिबिटर, ठीक है। और ये रिप्रेसर जाके इसके ऑपरेटर पे लग जाता है, ठीक है। देखो यहाँ से ये गया 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 गया, यहाँ पे गुस्से में ऑपरेटर पे लग जाता है जाके। अब ये क्या करता है ऑपरेटर पे लग के, ये इस एमआरएनए को, सॉरी इस आरएनए पॉलीमरेज को पुश करता है यहाँ पे कि तू आगे नहीं आएगा। इट पुशेस द आरएनए पॉलीमरेज कि यू विल नॉट कम हियर, एंड दिस इनहिबिटर स्टॉप्स दिस आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम मूविंग ऑन दिस साइड, एमआरएनए बनाने से रोक देता है। अब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से समझ में आया, अभी तक मैंने क्या कहा है उतनी बात समझ में आई है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मैंने क्या कहा है, जब लैक्टोज नहीं है इन्वायरमेंट में, कोई लैक्टोज नहीं, ग्लूकोज खा रहा है, इकोलाई देखो अभी मजे कर रहा है, ये वाला इकोलाई कहाँ गया, ये लैक्टोज नहीं है इसके पास, अभी ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को सबसे प्रेफर्ड सोर्स है, ग्लूकोज इजीली खा लेता है, तो उसको इस वक्त लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले जीन्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो बैक्टीरिया क्या चाह रहा है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ZYA जिसके पार्ट है, स्ट्रक्चरल जीन जो है ये एमआरएनए ना बनाए, तो बैक्टीरिया यही चाहेगा क्यों बनाना एमआरएनए, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ये आई जीन एक्सप्रेस कराएगा, ये आई जीन का प्रमोटर है, ठीक है। आई जीन एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनेगा, इसको रिप्रेसर या इनहिबिटर कहेंगे, वो जाके इसके ऑपरेटर पे लग जाता है। ऑपरेटर इस स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर के बीच में होता है, स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर के बीच में होता है, तो ये इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने देता, उसका एमआरएनए नहीं बने देता। देखो धक्का मार रहा है, एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो अच्छी बात है, प्रोटीन चाहिए लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। इतनी बात समझ में आई है, बोलो तो। हाय हलीना मलिक, आई मिस्ड यू ऑल। इतनी बात समझ में आई है, बताओ मुझे प्यारे बच्चों। बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाई पार्ट से दूसरा प्रोटीन बनेगा परमीएज, और ए पार्ट से तीसरा प्रोटीन बनेगा ट्रांसएसिटाइलेज। समझ में आ गया बेटा। हेलो कुमारिकेशन, सौम्य चौधरी, आई एम टेकिंग दैट यू अंडरस्टैंड टिल हियर। अब से हमारी क्लासेस बेटा हाफ एन आवर की होंगी, इसलिए हमको अपना टॉपिक हाफ एन आवर में ही खत्म करना है, ठीक है। ऑपेरॉन क्या है, इस पूरे पार्ट को एक ऑपेरॉन कहते हैं बेटा, यहाँ से प्रोमोटर से लेके यहाँ तक ए तक ये जो पूरा पार्ट है इसको ऑपेरॉन कहते हैं। तो ऑपेरॉन क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन और उसको रेगुलेट करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं उनको मिला के ऑपेरॉन कहा जाता है। व्हाट इज ऑपेरॉन, अ स्ट्रक्चरल जीन along with its regulators। उसके रेगुलेटर कौन से हैं, दिस इज द रेगुलेटर, आई जीन इज द रेगुलेटर, इनहिबिटर क्योंकि इनहिबिटरी प्रोटीन बना रहा है, एंड दिस, ठीक है। ये पूरी यूनिट को ऑपेरॉन कहते हैं। इसको याद कैसे करना है, देखो ये प्रमोटर हो गया, ये आई हो गया, ये फिर से प्रमोटर हो गया, ये जया, जया इसको याद रख सकते हो, जया से, जया लड़कियों का नाम होता है जया, जया से याद कर सकते हो। पूरा याद करना है तो पिपोजिया, पिपो PIPO
जया पिपोजिया, ठीक है। तो ये पूरा पिपोजिया एक ओपेरॉन है, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक लास्ट बात समझनी है कि अगर लैक्टोज आ गया एनवायरमेंट में तो क्या होगा। अब ये ऑन कैसे होगा, अभी तो स्विच ऑफ हो रखा है ना इस पूरे के पूरे जीन का, ZYA का स्विच ऑफ हो रखा है, तो अब इसका स्विच ऑन कैसे होगा, सिर्फ हमको ये बात समझनी है। हमको सब कुछ समझ में आ चुका है। शुरू कराऊं, स्विच ऑन शुरू कराऊं, बोलो। मेरी 2 क्लासेस होंगी अलीना, अब से टाइम कम हो गया, बट आई हैव 2 क्लासेस फ्रॉम नाउ ऑन, सो डोंट वरी। शर्ले मैं 2 क्लासेस दूंगी बेटा, डोंट वरी। नाउ अब देखो, अब मान लो लैक्टोज एनवायरमेंट में आ गया तो क्या होगा। मान लो ग्लूकोज खत्म हो गया, ग्लूकोज इज फिनिश्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट। आगे पीछे चलो अपने डायग्राम पे, ग्लूकोज इज फिनिश्ड, नाउ लेट मी रिमूव दिस ग्लूकोज एंड व्हाट has entered the environment, lactose has entered the environment. Now lactose wants to enter, lactose enter करना चाहता है, पर कैसे एंटर करे यार, एंटर कर ही नहीं पा रहा है। लैक्टोज क्यों एंटर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जीन तो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा, परमिएज एक्सप्रेस नहीं हो रहा। परमिएज विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज इनसाइड द सेल, सो बेचारा लैक्टोज एंटर कैसे करेगा बताओ। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जीन 100% चुप कभी नहीं बैठता है, हालांकि ये बहुत ज्यादा कोशिश करता है जो इनहिबिटर है इस पूरे स्ट्रक्चर जीन को चुप करने की, चुप चुप कुछ नहीं बोलेगा, तू एक भी एमआरएनए नहीं बनाएगा, ऐसे हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हल्का हल्का एक्सप्रेशन हमेशा रहता है इन जीन्स का। सो सेल में बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ परमिएज इज ऑलवेज देयर, कभी भी 100% चुप नहीं करा पाता इस ऑपेरॉन को ये जो इनहिबिटर है, ठीक है। सो लाइट परमिएज इज ऑलवेज देयर। ड्यू टू दिस परमिएज जो लैक्टोज एनवायरमेंट में आया है, अब मान लो ये लैक्टोज है, लैक्टोज शक्ल इसकी लैक्टोज जैसे बनाते हैं, एल से लैक्टोज ना, तो ये हमारा लैक्टोज है। इट कैन एंटर द सेल नाउ, व्हाई, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ परमिएज इज ऑलवेज बीइंग रिलीज फ्रॉम द सेल। कभी भी 100% चुप नहीं होते हैं सेल। अरे यार तुम किसी की आजादी छीनोगे, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने वो किया था, कब ये कोई बात है। तो हल्का हल्का ये जबरदस्ती करके ये परमिएज बनाते होते हैं तीनों। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए तीनों एंजाइम्स भारी मात्रा में चाहिए हमें, तो अब इसका आतंक खत्म करना पड़ेगा, इस ऑपरेटर का, इसका सॉरी इनहिबिटर का आतंक खत्म करना पड़ेगा, है ना। तो ये काम करता है एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज क्या है देखो, लैक्टोज व्हेन इट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल इट कन्वर्ट्स इनटू अनदर फॉर्म कॉल्ड एलोलैक्टोज। लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। यहां से लैक्टोज आया, अंदर जाके एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो गया। सो मैं बस यहां पे एलोलैक्टोज लिख रही हूं, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब ये एलोलैक्टोज ऐसा आता है पूरा इनकलाब जिंदाबाद टाइप्स की, मेरे जीन्स को छोड़ दो, मेरे जीन्स को सप्रेस करना बंद करो। एक रस्सी लेता है, घुमाता है, ऊपर फेंकता है और इसके गले में डाल देता है। इट टेक्स ये इसकी बाजू है, ठीक है। इट टेक्स अ रस्सी, इट पुट्स ऑन द नेक ऑफ दिस इनहिबिटर एंड इट पुल्स द इनहिबिटर बैक, ओके। ऑफ कोर्स ऐसे रस्सी से कुछ नहीं होता है, बट ये इस इनहिबिटर को रिमूव कर लेता है, ठीक है। ये जो इनहिबिटर है, दिस इनहिबिटर इट इज पुल्ड डाउन बाय एलोलैक्टोज एंड इट इज केप्ट हियर, ठीक है। तो इनहिबिटर जाके अब यहाँ पे इनहिबिट नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब ये इनहिबिट नहीं कर पा रहा, तो ये जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है इस जीन का एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए बन रहा है तो प्रोटीन बन रहा है, अब धड़ाधड़ परमिएज बन रहा है, बहुत सारा परमिएज बन रहा है, तो बहुत सारा लैक्टोज एंटर कर रहा है, बहुत सारा लैक्टोज एंटर कर रहा है। और अब लैक्टोज की डाइजेशन शुरू होगी, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बहुत बहुत अमाउंट में बन रहा है, ठीक है, एंड ट्रांसएसिटाइलेज भी बहुत बहुत अमाउंट में बन रहा है। सो हमने अभी क्या सीखा, अपने जीन्स को स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर पाता है जब उसकी मर्जी होती है। इसी को हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, कि जीन्स को एक्सप्रेस कब करना है कब नहीं करना, ये मेरी मर्जी है। दिस इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। वी हैव स्टडीड वन ऑपेरॉन कॉल्ड लैक ऑपेरॉन फॉर दिस। हमने लैक ऑपेरॉन की स्टडी की कि कैसे जीन्स स्विच ऑफ या स्विच ऑन हो रहे हैं, ठीक है। लैक ऑपेरॉन इज अ नेगेटिव ऑपेरॉन। नेगेटिव ऑपेरॉन्स वो होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, जरूरत आने पे चलते हैं, ठीक है। एक और प्रकार का ऑपेरॉन होता है जो हमेशा चलता रहता है, लेकिन जरूरत आने पे उसको बंद करना पड़ता है। लेकिन दिस ऑपेरॉन इज नॉट लाइक दैट, ये हमेशा बंद रहता है, सिर्फ जब एनवायरमेंट में लैक्टोज आता है ये तभी ऑन हो पाता है, ठीक है। सो जब तक लैक्टोज नहीं आता तब तक आई जीन से इनहिबिटर बनता रहता है, रिप्रेसर बनता रहता है, ऑपरेटर लग जाता है और ये इसको आरएनए पॉलीमरेज को इधर नहीं जाने देता ना, इसका आरएनए नहीं बनने देता। सो दिस जया ZYA इज क्वाइट ओके। देन अगर लैक्टोज आता है तो क्योंकि हल्का सा एक्सप्रेशन हमेशा ही रहता है इन जीन्स का, हल्का सा परमिएज हमेशा ही रहता है, उसकी वजह से कुछ लैक्टोज एंटर कर जाता है, और जैसे लैक्टोज अंदर एंटर करता है एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है। एलोलैक्टोज इस इनहिबिटर को यहां से खींच लेता है, सो इनहिबिटर नाउ अब जो भी इनहिबिटर बनेगा इट विल बाइंड टू एलोलैक्टोज, इट विल नॉट बी एबल टू गो टू ऑपरेटर। तो अब हमारा इनहिबिटर नहीं वहां पे जा पा रहा, तो ये जीन्स जो है वो ट्रांसक्राइब होंगे, यहां पे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे। यू अंडरस्टैंड लैक ऑपेरॉन, प्लीज टेल मी, बोलिए। सेरीन मान लो देखेगा तो मिथाइलिन का कोड है, तो मिथाइलिन पकड़ के लेके आएगा। देन यूयूजी देखेगा, यूयूजी देखेगा तो भी ल्यूसीन का कोड है, फिर से ल्यूसीन लेके आएगा। समझ में आ रहा है? दैट मींस ल्यूसीन विल हैव 2 कोड्स। अब नाउ एवरी अमीनो एसिड विल नॉट हैव 2 कोड्स, क्योंकि नहीं तो सिर्फ 40 कोड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड तो 40 कोड्स होते हैं, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड पक्का नहीं है कि तेरे 2 ही होंगे सबके, किसी के 4 भी हो सकते हैं। जैसे कि 4 वाले का तुम एग्जांपल दूं, सेरीन मान लो, सेरीन अमीनो एसिड है, इस लड़की के 4 कोड्स हैं, 4 कोड्स, चारों में से कोई भी आएगा तो सेरीन को पकड़ के लेके आएंगे। लाओ करते हैं, कहां है यूसीयू, यूसीसी, यूसीयू, यूसीसी, यूसीए एंड यूसीजी, यूसीजी। समझ में आ रहा है? 4 भी कोड्स हैं, मतलब अगर इस यहाँ पे समझ रहे हो एक एमआरएनए के सीक्वेंस में यूसीयू आएगा, यूसीयू आएगा तो भी सेरीन को पकड़ के लेके आएंगे। देन सीक्वेंस में अगर यूसीसी आएगा, ये भी सेरीन का कोड है, देन ये भी सेरीन का कोड है, फिर से सेरीन को पकड़ के लेके आएंगे। क्या हो गया भाई, आजा। समझ रहे हो? इसके 4 कोड्स हैं, तो 3 कोड वाले अमीनो एसिड्स भी हैं, 4 कोड वाले अमीनो एसिड्स भी हैं, ऐसे भी बेचारे जिनका एक ही कोड है, जिनको एक ही मिला है। जैसे कि मान लो दिस गाय इट इज मिथायोनिन, फॉर एग्जांपल इट इज मिथायोनिन, मिथायोनिन का सिर्फ एक कोड है एयूजी। सो ऐसे सिर्फ 2 अमीनो एसिड्स हैं जिनका सिर्फ एक कोड है, एक मिथायोनिन है और एक ट्रिप्टोफैन है, बाकी किसी के 4 कोड्स हैं, किसी के 2 कोड्स हैं। ये वाली बात समझ में आई है? ये वाली बात समझ में आई है? बोलो, इतनी बात समझ में आई है? बोलो बोलो। ओके अंकिता जायसवाल, हाउ आर यू लाइकिंग इट? विजय चौधरी, क्या क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा? नहीं नहीं, मोर देन 64 कोड नहीं होगा, 64 कोड्स ही हमारे पास। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, फिर मैं आगे चल रही हूं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड राइट? नाउ व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड? वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोड। ये क्या हमारा है? एयूजी, यूसीसी, मान लो एयूजी, यूसीए, यूसीजी। मान लो इसका मुझे निकालना है कि कौन सा क्या क्या सीक्वेंस है। एयूजी किसका कोड है? मिथायोनिन का, तो सबसे पहले मिथायोनिन आ जाएगा। देन यूसीसी किसका कोड है? यूसीसी किसका कोड है भाई, अभी लिखा था पीछे, सेरीन का कोड है ना, यूसीसी वाला सेरीन का कोड है। लाओ
तो यहाँ पे सेरीन आ जाएगा। देन AUG किसका कोड है, मान लो मिथायोनिन का कोड है, फिर से मिथायोनिन आ गया। फिर UCA कोड किसका है, फिर से सेरीन का कोड है। UCC किसका कोड है, फिर से सेरीन का कोड है। तो समझ रहे हो जितनी बार ये कोड आएंगे, देखो UCC, UCA, CC, UCG आना चाहिए, सॉरी UCG, ये सब सेरीन के लिए आ रहे हैं। This property, when one amino acid is coded by more than one codon, is called degeneracy of the code. Definition लिख रही हो बच्चों, degeneracy. Degeneracy, degenerate code का क्या मतलब होता है? One amino acid is coded by more than one codon. उस कोड को कोडोन बोलते हैं। ये जो AUG है ना, इसको कोडोन बोलते हैं, UC है ना, इसको कोडोन बोलते हैं। तो एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड होता है, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ द कोड। इसे कहते हैं डीजेनरेट कोड। दैट मींस आवर कोड इज डीजेनरेट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तंजीरुद्दीन क्वेश्चन पूछो बेटा। आदित्य गिरी, हेलो। से बनेगा, फिर उससे अगले का एक अमीनो एसिड बनेगा, इस तरीके से। सो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने डीजेनरेसी। दूसरी प्रॉपर्टी, कोड इज कॉमालेस। कोड में कोई कॉमा नहीं है, कंटीन्यूअसली कोड पढ़ोगे आप लोग। दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, डीजेनरेसी समझ में आ गया, कॉमालेस वाली बात समझ में आ गई। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनो। कोड इज यूनिवर्सल। कोड इज यूनिवर्सल का क्या मतलब है? मेरे बॉडी में जो कोड सेरीन को कोड कर रहा है, वही बैक्टीरिया की बॉडी में भी सेरीन को ही कोड करेगा। वो वायरस की बॉडी में भी सेरीन को ही कोड करेगा। वो फंगस की बॉडी में भी सेरीन को ही कोड करेगा। दैट मींस, ध्यान से सुनो, ये जो हीरोइन है हमारी ल्यूसीन, वेरी वेरी स्टाइलिश विद रेड कलर्ड हेयर। सो टू बॉयज, दे आर हर बॉयफ्रेंड, ठीक है? दिस UUA इज हर बॉयफ्रेंड एंड दिस UUG इज हर बॉयफ्रेंड। ओके, सो इसको भी लड़की बना देते हैं। अब जब बनाने लगे तो सब अमीनो एसिड लड़कियां हैं, क्योंकि कंफ्यूज है ना, सारी अमीनो एसिड लड़कियां, ठीक है? अब ये लड़की के दो बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन ये बॉयफ्रेंड की दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी। UUA चाहे बैक्टीरिया के अंदर मिल जाए, तुम्हें बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में मिल जाए, चाहे वो वायरस के क्रोमोसोम में मिल जाए, चाहे ह्यूमन के क्रोमोसोम में मिल जाए, चाहे प्लांट के क्रोमोसोम में मिल जाए, UUA विल ऑलवेज कोड फॉर ल्यूसीन। एवरी अमीनो एसिड इज डिसाइडेड कि ये तो इसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, एंड इट इज यूनिवर्सल फॉर ऑल द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? UCC कहीं भी चला जाएगा दुनिया में, प्लांट में, एनिमल में, फंगस में, बैक्टीरिया में, हमेशा सेरीन के लिए ही कोड करेगा। दैट मींस योर कोड इज यूनिवर्सल। लिख दो। एंड एनएम्बिगुअस, योर कोड इज यूनिवर्सल एंड एनएम्बिगुअस, दोनों प्रॉपर्टीज। कहां गई हमारी प्रॉपर्टीज? कहां लिख रहे थे हम? आगे लिख रहे थे। थर्ड पॉइंट यहां लिख रही हूं, कोड इज यूनिवर्सल। कोड इज यूनिवर्सल, सब में वही मीनिंग है कोड का। फोर्थ पॉइंट, कोड इज एनएम्बिगुअस। चारों पॉइंट्स का मतलब समझ में आया बोलो तो? हाँ जी, चारों पॉइंट्स का मतलब समझ में आया? देखो, डीजेनरेसी का मतलब क्या है? ओए ध्यान से सुनो, डीजेनरेसी का क्या मतलब है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड होते हैं, ये डीजेनरेसी ऑफ द कोड है। कॉमनलेस का मतलब क्या है कि आप कंटिन्यूएशन में कोड को पढ़ोगे। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि हर कोड का वही मीनिंग है, ठीक है? चाहे आप कहीं भी चले जाओ। एक AUG का मतलब मेथोनिन है। AUG चाहे बैक्टीरिया में हो, चाहे वायरस में, चाहे ह्यूमन में, वो मेथोनिन है, ठीक है? देन अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है? एक कोड से एक अमीनो एसिड बनेगा। देखो, एक अमीनो एसिड के बड़े सारे बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, बड़े सारे कोड हो सकते हैं, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड्स की एक ही गर्लफ्रेंड है, एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। तो एक जो कोड है उसका कोई और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा कभी भी। वो मेरे लिए लॉयल है, वो मुझे ही कोड करेगा हमेशा ही। समझ रहे हो? मेरे बहुत सारे कोडोन्स हो सकते हैं, परंतु मेरे कोडोन्स के लिए मैं एक ही हूं। ये है अनएम्बिगुअस। दैट मींस ये डिसाइडेड है कि एक कोड इस अमीनो एसिड का है, तो इसी अमीनो एसिड का ही है, वो कभी किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। बोलो, चारों पॉइंट समझ में आए? फिर आगे बताती हूं। समझ में आ गया? शर्ले एस अभी मैंने रिकैप किया बेटा। अंकिता जायसवाल, समझ में आया बेटू? क्वेश्चन तो पूछो तभी तो बताऊंगी। सो हम सभी गलत बोल रहा है बेटा, गलत बोल रहा है। अमीनो एसिड का एक ही कोड नहीं होगा, अमीनो एसिड के तो बहुत सारे कोड होंगे, ये डीजेनरेसी है, लेकिन उस कोड का फिक्स्ड एक ही अमीनो एसिड होगा। एक कोड कभी दगाबाजी नहीं करेगा, ठीक है? एक कोड भारत सरकार के सैनिक की तरह है, जो हमारे इंडियन आर्मी का सैनिक है ना, वो कभी दगाबाजी नहीं करेगा, वो सिर्फ भारत सरकार को ही वो करेगा, क्या कहते हैं, सेवा करेगा उसकी, ठीक है? भारत सरकार के बहुत सारे सैनिक हैं, भारत सरकार मतलब अमीनो एसिड, कितने एग्जांपल्स हुए? भारत सरकार के बहुत सारे सैनिक हैं, मतलब बहुत सारे कोडोन है, लेकिन हर एक कोडोन के लिए मतलब वो मुझे कोड करेंगे। हर कोडोन का फिक्स्ड है कि वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि UCA का आज मन कर रहा है तो सेरीन को कर दूंगा, कल मन कर रहा है तो एलेनिन को कर दूंगा, परसों मन कर रहा है तो ग्लाइसिन को कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। UCA का मतलब सेरीन हमेशा, इसका मतलब कोड इज अनएम्बिगुअस। समझ में आ गया? देन कुछ और बातें हमें सीखनी है। देयर आर सर्टेन कोडोन्स व्हिच डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। देयर आर सर्टेन कोडोन्स, 64 में से सिर्फ 61 ऐसे कोडोन्स होते हैं जो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। 3 ऐसे कोडोन होते हैं जो अमीनो एसिड के लिए कोड ही नहीं करते। वो सिर्फ ये सिग्नल देते हैं कि भैया बंद कर दो, अब और चलाना, मतलब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बंद कर दो। जैसे कि उनको होता है स्टॉप कोडोन। एग्जांपल देती हूं मैं तुमको। स्टॉप कोडोन क्या है? 3 कोडोन्स ऐसे, याद करने बहुत आसान है। देखो, इट्स वेरी इजी टू लर्न। उल्लू आया आया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया। उल्लू आया तो सही, लेकिन वो चला गया। देन उल्लू गया आया, उल्लू गया आया। ये 3 ऐसे कोडोन्स हैं व्हिच डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। लिख दो ये वाली बात, डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, ठीक है? दे आर स्टॉप कोडोन्स। दैट मींस मान लो मेरा mRNA का सीक्वेंस है, यहाँ पे कोई आ रहा है, मान लो AUG। तो मैं पता है AUG क्यों लिख रही हूँ? व्हाई आई एम स्टार्टिंग एवरी प्रोटीन विद AUG? बिकॉज हर प्रोटीन, एवरी प्रोटीन इन अवर बॉडी स्टार्ट्स विद मिथायोनिन। मिथायोनिन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ ऑल प्रोटीन्स। सो AUG इज द कोड फॉर मेथोनिन। तो मैं हमेशा, तो AUG इज द स्टार्ट कोडोन, एक्चुअली इट इज द स्टार्ट कोडोन। ये स्टार्ट कोडोन भी है, मतलब इसके बिना स्टार्ट नहीं हो सकता, और ये मेथोनिन के लिए कोड करता है, ठीक है? ये स्टॉप कोडोन है और ये किसी के लिए कोड नहीं करते। तो मान लो AUG आ गया, देन UCA आ गया, कोई और अमीनो एसिड आ गया, देन AAG आ गया, कोई और अमीनो एसिड आ गया, ठीक है?
AUG से कोई अमीनो एसिड कोड हुआ, UCA से कोई अमीनो एसिड कोड हुआ, AAG से कोई अमीनो एसिड कोड हुआ, लेकिन उसके बाद मान लो आ गया इनमें से कोई एक, ये दैत्य, ये राक्षस UAG, मान लो UAG आ गया, UAG से कोई कुछ कोड नहीं होगा। UAG का मतलब है यहाँ पे प्रोटीन की चेन बननी बंद हो जाएगी एंड द प्रोटीन सिंथेसिस विल बी स्टॉप्ड। सो UAG, UAA एंड UGA, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया, कभी भी किसी के लिए कोड नहीं करते। ये वाली बात समझ में आई है मुझे बताओ मेरे चैंपियन बच्चों? यस शर्ले इज राइट। ज्यादा पे कोड होता तो मिथाइलिन एक से कोड होता है ना, AUG से कोड होता है, दैट मींस मिथाइलिन का कोड डिजनरेट नहीं है। अगर मिथाइलिन एक से ज्यादा पे कोड होता तो मिथाइलिन का कोड डिजनरेट होता। सो मिथाइलिन कोड इज नॉट डिजनरेट, इट इज अनएम्बिगुअस। क्यों? क्योंकि AUG विल ऑलवेज कोड फॉर मिथाइलिन। ओके नाउ कम बैक, is coded by more than one codon. This is degeneracy. ठीक है, this is degeneracy. मेथनिन एक से ही कोड हो रहा है तो वो डिजनरेट नहीं है, वो कोड डिजनरेट नहीं है, लेकिन सेरीन 4 से हो रहा है तो सेरीन का कोड डिजनरेट है। ठीक है, तो मतलब डिजनरेसी समझ में आ गई। अब अनएम्बिगुअस की बात करेंगे तो मेथनिन का कोड AUG है। अब कहीं पे भी AUG जाएगा तो हमेशा मेथनिन के लिए कोड करेगा, और कहीं पे भी UCU जाएगा तो ये तो नहीं कि कभी मन किया तो किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड कर देगा, नहीं ना। UCU हमेशा इसके लिए सेरीन के लिए कोड करेगा, UCC हमेशा सेरीन के लिए कोड करेगा। तो ये अनएम्बिगुअस नेचर है। अनएम्बिगुअस का सिंपल मतलब ये है कि जब भी वो कोड कहीं आपको दिखेगा उसका मतलब वही अमीनो एसिड होगा, कोई और अमीनो एसिड नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूं, अब तुम्हें फाइनली समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली इफ आई गिव यू अ कोड, इफ आई गिव यू अ कोड, कैन यू टेल मी, मतलब आई डोंट वांट यू टू टेल मी, बट अगर तुम्हारे पास ये मैं बुक दे दूं, एनसीईआरटी की बुक दे दूं मैं तुम्हें, यहां से ये वाली बुक, ये वाला पार्ट दे दूं, मैं तुम्हें टेबल दे दूं, ठीक है, और मैं तुम्हें कहूं कि अब मुझे बताओ कौन से अमीनो एसिड की चेन बनेगी, तो तुम बता सकते हो, तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि कौन से अमीनो एसिड की चेन बनेगी। ठीक है, देखो मैंने चेंज क्यों किया, क्योंकि मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताती हूँ किसकी बनेगी। AUG से मिथाइलिन बनेगा हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा। AUG हमेशा मिथाइलिन के लिए कोड करेगा, UUU हमेशा फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा। ये तो नहीं कि बैक्टीरिया में जाके कुछ और कोड करने लगेगा, ऐसा नहीं है ना। कभी भी UUU कितनी भी बार आएगा, मेरे खुद के DNA में कितनी बार आएगा, हमेशा फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा। देन CUG हमेशा ल्यूसीन के लिए कोड करेगा, एंड GU का है भाई, वैलिन के लिए कोड करेगा। आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस, दिस इज अनएम्बिगुअस नेचर। दैट मींस इफ यू आर गिवन अ कोड यू विल बी एबल टू टेल कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पता नहीं चलेगा यार ये आएगा कि आएगा, अच्छा यार ये तो 50 अमीनो एसिड से कोड करता है, पता नहीं कौन सा वाला आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज बी known, it will be clear that this will code for this particular amino acid, this will code for this particular amino acid. This is unambiguous nature, unambiguous nature of genetic code. But on the other hand, if I give you a sequence, say I give you phenylalanine and then I give you leucine, then I give you say valine, okay, मैंने तुम्हें प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन दी, मैंने तुम्हें कहा कि कोड बताओ। अब मैं तुम्हें बताओ कि बताओ कोड क्या होगा, ये जिस mRNA से बना है, ये एक mRNA से बना है ना, इस mRNA का कोड बताओ। क्या तुम बता सकते हो एग्जैक्ट कोड? बोलो, क्या तुम एग्जैक्ट कोड बता सकते हो? में जाना पड़ेगा, ठीक है, बोलिए। आप कभी भी नहीं बता सकते इसका एग्जैक्ट कोड, क्योंकि फिनाइल एलानिन के 4 कोड्स हैं। फिनाइल एलानिन यू से भी कोड होता है, यूसी से भी कोड होता है, यूए से भी कोड होता है, यूजी से भी कोड होता है। ये चारों ही फिनाइल एलानिन के हैं। अब यहाँ पे कौन से वाला आएगा आपको क्या पता? ये डालोगे तो भी फिनाइल एलानिन को कोड करेगा, ये डालोगे तो भी फिनाइल एलानिन को कोड करेगा, ये डालोगे तो भी, ये डालोगे तो भी। दिस इज डीजेनरेसी, दैट अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय 4 कोड्स, ओके, एंड यू डोंट नो व्हिच कोड इज हियर। दिस इज डीजेनरेसी एंड this is unambiguousness कि when a code is given you are definitely able to tell which amino acid is there. You understand? I hope you understand. अभी तक का ये वाला टॉपिक आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। चलो बच्चों क्लास खत्म कर रही हूँ मैं। ऊपर वाले 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब कि वो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, मतलब ये सेक्स डिटरमिन नहीं करते। कितने? 22 पेयर, और लास्ट का जो एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये कौन सा है? एक्स और वाई वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने क्या कहा, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड से साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने कहा कि यार अगर हम पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस निकाल दें तो। अब जीनोम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम? जीनोम इज, अब देखो यार, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो जीन जिसके पास है वही तो जीन जिसके पास है ना। तो मैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सीक्वेंस नहीं करूंगी, मैं नहीं देखूंगी इसमें क्या सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का और इसमें क्या, तो मतलब एक ही साइड का सीक्वेंस करूं तो बहुत है। तो ह्यूमन जीनोम इज वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जीनोम क्या है? वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मतलब मैं इन 23 क्रोमोसोम्स को अगर मैं सीक्वेंस करूं, सीक्वेंस करने का मतलब समझते हो, इसमें डीएनए से बना हुआ है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ है। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस है ए टी सी जी जी ए टी टी जी जी, कुछ भी मान लो ये क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस है मान लो, तो यहाँ पे उसका कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हो जाएगा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपन ने क्या करना है, पूरे क्रोमोसोम नंबर 1 में जो भी ये सीक्वेंस है ना न्यूक्लियोटाइड्स का, उसको पहचानना है कि ए के बाद टी आ रहा है, टी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद जी आ रहा है, जी के बाद, मतलब समझ लो ये सीक्वेंस पहचानना है। और ना सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 का, सभी क्रोमोसोम्स का। अब क्रोमोसोम नंबर 1 दो होमोलोगस है तो सिर्फ एक का मानेंगे हम, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से 23 क्रोमोसोम्स का हमने सीक्वेंस पहचानना है न्यूक्लियोटाइड्स का। और क्योंकि एक्स और वाई का सीक्वेंस बिल्कुल अलग होता है तो वाई क्रोमोसोम का पहचानना है, मतलब टोटल में 24 क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस पहचानना है हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। इतनी बात समझ में आई है? हाँ जी बोलिए, इतनी बात समझ में आई है? अरब शहजादी बेगम मैम, यू आर सो नाइस टुडे, एवरी डे आई एम वेरी बैड, टुडे आई एम वेरी नाइस। हाँ जी, समझ में आ गया? अपन ने करना क्या है, हमने बेसिकली इसका सीक्वेंस ढूंढना है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है, ठीक है। और किसका सीक्वेंस निकालना है? जीनोम का, मतलब एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस निकालना है। पहली बात तो ये है। अगली बात सुनो, अगली बात सुनो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? पहली बात तो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिख रही हूँ। इट स्टार्टेड इन 1990, 1990 में स्टार्ट हुआ था ये,
1990 में तो तुम लोगों में से ज़्यादातर लोग पैदा भी नहीं हुए थे, कोई भी नहीं पैदा हुआ होगा 1990 में, ठीक है। कितना लंबा प्रोजेक्ट था? इट वाज अ 13-year प्रोजेक्ट। 13 साल का प्रोजेक्ट था। हमारे हिंदुस्तान में 13 को मनहूस नंबर माना जाता है, बट उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि भैया 13 ईयर्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मतलब कब तक कंप्लीट होना चाहिए था? टू बी कंप्लीटेड बाय 2003। 1990 से शुरू करो तो 2003 में खत्म होगा, ठीक है। परंतु क्या ये 2003 में खत्म हुआ? नहीं। एक क्रोमोसोम का सीक्वेंस रह गया था जो कि 2006 में खत्म हुआ। 2003 में बाकी सारे क्रोमोसोम हो चुके थे। सबसे बड़ा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1, वो सीक्वेंस नहीं हो पाया था, तो वो 2006 में जाके खत्म हुआ था। अब देखो, तुमको ये पता है जो क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3 होते हैं, ये साइज के हिसाब से क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा है, फिर से छोटा 2, फिर से छोटा 3, फिर से छोटा 4, इस तरीके से रिलेटेड टू साइज। सो इट वाज नॉट एक्चुअली कंप्लीटेड इन 2003, बट सीक्वेंस ऑफ, अभी जो लिखा है वो बताइए, क्रोमोसोम नंबर 1 वाज कंप्लीटेड इन 2006। सबका सीक्वेंस हो चुका है 2003 तक, लेकिन 2006 तक हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंस नहीं हुआ था, तो वो लास्ट में जाके हुआ। ये वाली बात हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन अगली बात, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। व्हाई इज इट कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट? इतना ह्यूज, मेगा मतलब ह्यूज होता है ना। व्हाई वाज इट अ मेगा प्रोजेक्ट? इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्या था? देखो, एस्टिमेटेड जितने हमारे पास बेस पेयर होते हैं हमारे एक जीनोम में, मैं बताती हूँ तुम्हें कितने होते हैं। एस्टिमेटेड बेस पेयर्स कितने हमारे पास? 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है। 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं हमारे जीनोम में, ठीक है। अब हर एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को सीक्वेंस करने का जो पैसा लग रहा था वो था $3 लगे थे टू सीक्वेंस 1 बेस पेयर। एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए $3 लग रहे थे, ठीक है। तो मतलब टोटल 3 × 10⁹ बेस पेयर्स को सीक्वेंस करने के लिए टोटल पैसा कितना लगेगा? $9 बिलियन। पहली बात तो इतना पैसा जो लग रहा है, मेगा प्रोजेक्ट तो होना ही था, $9 बिलियन लग रहा है, ठीक है। ये बातें याद रखनी, एनसीईआरटी में दी हुई, मैं पता नहीं चलता नीट में किस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। अगर तुम एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो पेज नंबर 119 पे आ जाओ, 119 पे नहीं 118 पे आ जाओ। 118 पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। फिर इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन कि ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, फिर ये बेस पेयर है, फिर ये बेस पेयर है, फिर ये बेस पेयर है, ऐसे सीक्वेंस हमें पता चला ना, पता चलेगा ना इसके बाद। तो कितना इन्फॉर्मेशन है ये एनसीईआरटी बताने के लिए कि भैया इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसके लिए एनसीईआरटी बात बता रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि अगर तुम बुक्स में लिखना शुरू कर दो, एनसीईआरटी बताना चाहिए कि भैया किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, इतना ह्यूज इन्फॉर्मेशन, कि अगर तुम टोटल सीक्वेंस को बुक्स में लिखना शुरू कर दो, ईच बुक जो है उसके 1000 पेजेस कर दो, ठीक है। और हर पेज पे, एवरी पेज शुड हैव 1000 लेटर्स। समझ रहे हो एनसीईआरटी क्या कह रही है? अगर मैं बुक पे लिखना शुरू करूं सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो अगर मैं एक पेज पे 1000 लेटर्स लिखती हूं, ठीक है, एवरी पेज शुड हैव 1000 लेटर्स, और ये हर बुक में अगर 1000 पेजेस लेती हूं तो कितनी बुक्स भर जाएंगी उस सीक्वेंस से? 33 बुक्स। ये ऑफ कोर्स बुक्स में हमने ये इन्फॉर्मेशन डाली नहीं है भैया, सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन बुक्स में थोड़ी डालेंगे हम, लेकिन एनसीईआरटी बताना चाहती है कि भैया अगर बुक्स में डालने लगो तो 33 बुक्स भर जाएंगी, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलेगी इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। हालांकि हम बुक्स में डालते नहीं है इन्फॉर्मेशन, हम किस में डालेंगे? हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स में इन्फॉर्मेशन डालेंगे, क्योंकि हमें ऐसे प्रोग्राम्स चाहिए जिसमें, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर इस पूरे डीएनए को सीक्वेंस करने की ठानी है हमने, तो मतलब हम सीक्वेंस एनोटेशन करेंगे। सीक्वेंस एनोटेशन का कंप्लीट प्रोसीजर हमको नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ ये देखा कि हमें इस पहले अपने डीएनए के टुकड़े कर देने हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर इसकी कॉपीज बनानी है, हम वी हैव टू मेक द कॉपीज ऑफ दीस पीसेस। हर पीस की कॉपीज बनानी है। कॉपीज किसमें बनेगी? होस्ट सेल के अंदर। नाउ देयर वर 2 होस्ट्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। अब उसके अंदर हमारा डीएनए डालने के लिए हमने वेक्टर्स यूज किए। वेक्टर्स कौन से यूज किए? बीएसी एंड वाईएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब मेरा डीएनए यहां पहुंच गया अंदर विद द हेल्प ऑफ द दिस वेक्टर, माय पीस ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन द होस्ट सेल। नाउ दिस होस्ट सेल विल मेक मेनी कॉपीज ऑफ माय डीएनए। मेरे डीएनए के बहुत सारी कॉपीज बना लेती है, ये कॉपीज में बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो होस्ट से मुझे अपने डीएनए की बहुत सारी कॉपीज मिली, जो भी पीस मैंने इसमें डाला था। इसी प्रकार से हर पीस की बहुत सारी कॉपीज बना ली गई, ठीक है। अब इन पीसेस को सीक्वेंस किया गया एक टेक्निक से, जिस टेक्निक को कहते हैं सैंजर्स मेथड, ठीक है। सैंजर्स मेथड में क्या होता है, क्यों होता है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ याद रखना है कि इसको सीक्वेंस, इन टुकड़ों को सीक्वेंस करने के लिए एक टेक्निक यूज की गई, सैंजर्स मेथड। ये बात अगला पॉइंट लिख रही हो, तुमने यहां पे स्क्रीनशॉट ले लिया तो लिख लिया। आगे बात करते हैं, सुनो। दीज पीसेस वर सीक्वेंस्ड बाय सैंजर्स। ये मेथड इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है, सैंजर्स मेथड, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सैंजर मेथड किसने डेवलप किया था? एक साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक सैंजर। ही वाज अ फेमस साइंटिस्ट, फ्रेडरिक सैंजर। इसने भाई ने एक और चीज को सीक्वेंस करने की टेक्निक निकाली थी। यदि तुम्हारे पास एक प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन है, प्रोटीन में अमीनो एसिड की चेन है ना, तो इसने ही टेक्निक निकाली थी अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता करने के लिए भी, ठीक है। ही डेवलप्ड अ टेक्निक टू सीक्वेंस अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। तो मुझे लगता है इस भाई को सीक्वेंस करने का बहुत शौक था, सीक्वेंस पता करने का बहुत शौक था। इसी ने प्रोटीन का सीक्वेंस, प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस निकालने की टेक्निक निकाली थी। इन्होंने ही जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता करने की टेक्निक निकाली, उसको सैंजर्स मेथड कहते हैं। उसको यूज करके हमने अपना सीक्वेंस कर लिया डीएनए के पीसेस, बस और कुछ नहीं पता करना हमको इसमें। बोलिए रितु मैम, फादर ऑफ बायोलॉजी। अरे मदर तो बोल दे, सुनील रुईदास, फादर ऑफ बायोलॉजी कैसे बन पाऊंगी मैं? हाँ जी, ला इट इज नॉट। थैंक यू आकाश नंदी। चलो आगे बात करूं, आगे बात करूं, कोई डाउट है तो बोलो इसमें से। एल का राजेश शेखर, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, इसको चलता रहता है। चलो आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। इतनी बात कर लिया हमें, डीएनए के पीसेस काट दिए, उनको वेक्टर में डाल दिया, वेक्टर से क्लोनिंग कर दी, होस्ट सेल में, होस्ट सेल में पता है कौन कौन से लिए, एंड फिर उनसे बाहर निकाल के सैंजर मेथड से उसको सीक्वेंस कर दिया, बस वो खत्म। अब हमें अल्टीमेटली आ जाना रिजल्ट में। क्या रिजल्ट निकले जब हमने सीक्वेंस किया? व्हाट वर द रिजल्ट्स? क्या बातें पता लगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, नीट में इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से सुनेंगे। पहली बात जो हमें पता लगी, हमारे पास टोटल नाइट्रोजनस बेस मतलब न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? वी हैव टोटल ऑफ 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। इतने बेस पेयर्स हमारे पास हैं, मतलब अगर मैं इसको बिलियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो 3.1 बिलियन
बेस पेयर्स। अब मुझे नहीं पता इसको कैसे याद करोगे, पर याद करो 3000 मिलियन से ज्यादा बेस पेयर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। बेसिस नहीं करके आना, इसको बेस पेयर है ये, दीज आर नॉट द बेसिस, बेस पेयर्स। मतलब बेसिस करने हैं तो इसको इंटू 2 कर लो तो तुमको नंबर ऑफ बेस मिल जाएगा, ठीक है। बेस पेयर है ये बात याद रखनी, पहली बात। तो देन दूसरी बात जो हमें पता चली कि हमारे पास टोटल जीन्स कितने हैं, वी हैव अराउंड 30,000 जीन्स। ये बहुत कम है जितना हमने पहले एस्टिमेट किया था। पहले एस्टिमेट कितना किया था, एस्टिमेटेड वर 80,000 से 1,40,000। भैया कितना ज्यादा एस्टिमेट किया था हमने, डबल ट्रिपल से ज्यादा एस्टिमेट किया होता। कितने निकल के आए, सिर्फ 30,000 जीन्स निकल के आए, ठीक है। ये बात याद करनी है हमें। अगली बात हमें क्या याद करनी है, जीन्स का साइज क्या होता है। जीन्स का साइज क्या होता है, एक एवरेज जीन के पास 3000 बेसिस होते हैं। एवरेज जीन का साइज क्या होता है, 3000 बेसिस। बेस पेयर नहीं है ये, बेसिस है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे बेस पेयर है, ठीक है, जो ऊपर वाले बेस पेयर हैं ये बेसिस हैं। तो अगर इसको बेस पेयर में कन्वर्ट करना है तो 1500 बेस पेयर हो जाएंगे। पर एनसीईआरटी 3000 बेसिस लिखा है, इसलिए मैं बेसिस के हिसाब से बता रही हूँ। 3000 बेसिस जोड़ जोड़ के आपका एक एवरेज जीन बनता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जीन्स इतने ही बड़े हैं। हमारे पास एक जीन है जो अत्यधिक बड़ा है, लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जीन है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का नाम सुना है, सुना तो है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में तुम लोगों को सिखाया था, मैंने सिखाया था। डिस्ट्रोफिन जीन है सबसे बड़ा। जिन बच्चों को याद नहीं है मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। उसके पास कितना बेसिस है मैं भूल गई, 1.4 मिलियन नहीं, 1.4 मिलियन है। रुक जाओ, लेट मी चेक। कभी कभी मेरे ही दिमाग से इन्फॉर्मेशन बाहर भाग जाती है बच्चों। 2.4 मिलियन याद करते हो। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन तुम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, याद करो। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर पे जाओ, दिमाग में आप यूट्यूब पे कर चुके हैं। अब जाओ उसके डिसऑर्डर पे, देन डिसऑर्डर पे जेनेटिक डिसऑर्डर किया था हमने, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, याद करो। अब क्रोमोसोम देख लेते हैं, क्रोमोसोम में कितने जीन्स होते हैं। एंड जो सबसे छोटा क्रोमोसोम है दैट इज वाई क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम 2968 जीन्स, ठीक है। लार्जेस्ट क्रोमोसोम में कितने जीन्स हैं और स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम में कितने जीन्स हैं ये भी तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या हो गया अभी तक, नंबर ऑफ बेसिस हो गए, देन एक कितने जीन्स हैं, 30,000 जीन्स हैं। हर जीन का एवरेज साइज कितना है, 3000 बेसिस है। सबसे बड़ा जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन जीन, 2.4 मिलियन बेसिस है उसके पास, ठीक है। और क्या हो गया, सबसे बड़ा क्रोमोसोम और सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है, ये बातें हो गई मेन। अब कुछ और पॉइंट्स हैं। 99.9% ऑफ ऑल डीएनए इज सेम, एग्जैक्टली सेम इन ऑल ह्यूमंस। मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी मम्मी का, तुम्हारे पापा का, महात्मा गांधी का, स्कारलेट जोहानसन का, सबका 99.9% डीएनए सेम है, ठीक है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सिर्फ 0.1% पे डिफरेंस है हमारे जेनेटिक मेकअप पे, ठीक है। सो एक टर्म तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अभी यहाँ पे, एसएनपीज, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। वी हैव 1.4 मिलियन स्निप्स बोल देते हैं हमको, स्निप्स। इसका मतलब क्या मैं बता देती हूँ, मिलियन स्निप्स। ये तुम लोगों को अभी मुझे समझाना है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मीनिंग मैं तुमको बताती हूँ। इतनी बात समझ में आई है बच्चों, बोलो बोलो बोलो। मैं मन बेटा, अगर तुम्हें कोई न्यूमेरिकल नहीं आ पा रहा है तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो न्यूमेरिकल, मैं उसको तुम्हें सॉल्व वहीं पे कमेंट सेक्शन में करके दे दूंगी, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म समझो क्या होता है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंट मुझे पॉलीमॉर्फिज्म तुमको समझाना पड़ेगा। सुनो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। मान लो बच्चा है, उसका क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये ऋतु का क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। ये किसी का क्रोमोसोम नंबर 1 है। मान लो हमारा डीएनए सेम है तीनों लोगों का, सभी ह्यूमन बींग्स का 99.9% डीएनए सेम है। परंतु यदि यहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसा डीएनए पड़ा हुआ है ना, देयर इज डीएनए इनसाइड इट, बट इफ दिस पार्ट ऑफ द डीएनए इज डिफरेंट, से इतना पार्ट यहाँ पे अजय का कुछ और है और ऋतु का कुछ और है, कुछ और मतलब सीक्वेंस कुछ और है, एंड आनंद मनी सर का कुछ और है, यहाँ पे सीक्वेंस अलग अलग हो गया। सो दिस डिफरेंस, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म शुरू कैसे होगा, आएगा कैसे, म्यूटेशन से। कभी मेरे, कभी किसी एंसेस्टर के डीएनए म्यूटेशन हो गया होगा, वो म्यूटेशन मेरे पास भी जाके आ रहा है, ठीक है। सो सेम लोकस पे, लोकस समझते हो, क्रोमोसोम की लोकेशन, अगर कोई सेम, जैसे मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है, किसी और का 1 है, तो उसकी सेम पोजीशन को सेम लोकस कहते हैं। सेम लोकस पे यदि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड बेसिस मिल रहे हैं, डिफरेंट डीएनए का पोर्शन मिल रहा है, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। समझ में आया पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। अब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, अगर देखो ये बड़े बड़े सीक्वेंस है, ठीक है, इसको नॉर्मल पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मान लो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस का डिफरेंस है। मान लो यहाँ पे जो ये अजय है उसका सीक्वेंस है ATCCG, अजय का सीक्वेंस सिर्फ ATCCG है। मेरा सीक्वेंस क्या है यहाँ पे, ATCGG, ठीक है। आनंद मनी सर का सीक्वेंस क्या है यहाँ पे, मान लो आनंद मनी सर का सीक्वेंस यहाँ पे लगाते हैं AT, लेटर डिफरेंट है, यहाँ पे ATCCG है, यहाँ पे ATCGG है, यहाँ पे ATCAG है। तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का हो तो उसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इट इज अ स्पेशल पॉलीमॉर्फिज्म इन व्हिच ओनली वन न्यूक्लियोटाइड इज डिफरिंग इन द इंडिविजुअल्स। सो दिस इज कॉल्ड अ SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आई है, बोलिए 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 बोलो 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 बच्चों। पॉलीमॉर्फिज्म को और डिटेल में पढ़ेंगे अपन जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का मैं आगे चल रही हूँ। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया है। ओके, गुड गुड। सो ये